इस कहानी को मैंने एडिट और अनुवादित किया है। धन्यवाद। अध्याय 121। ठीक है, चलो चलते हैं और देखते हैं, तांग जहान ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनकर स्कॉर्पियन जल्दी से कार से बाहर निकला, जल्दी से पीछे के दरवाजे पर आया और तांग जहान के लिए दरवाजा खोला। तांग जहान के कार से उतरने के बाद काले सूट में 4 आदमी क्रमशः 2 बेंटले से उतरे, एक आगे और दूसरा पीछे। वे गंभीर और आनुपातिक कद के थे, हालांकि उनके कौशल बेहद मजबूत थे। ये कहा जा सकता है कि उनमें से हर एक स्कॉर्पियन या झाओ फैंग जैसे मास्टर से थोड़ा ही कमजोर था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये लोग एक टीम थे। वे तांग जहान के खास रक्षक थे। उनका कौशल नहीं बल्कि उनकी अद्भुत निशानेबाजी सबसे अधिक अविश्वसनीय थी। तांग जहान ने उतरने के बाद रेस्तरां के मुखौटे को देखा, संकुचित आंखों से मुस्कुराया और कहा, आखिरकार ज़ियाओ फेंग का स्वाद अच्छा है। रेस्तरां का मुखौटा बहुत अच्छा लग रहा है। केवल दिखावे के मामले में चूंकि तांग जहान विनम्र और सुलभ था, हमेशा मुस्कुराने को तैयार रहता था, इसलिए कोई भी उसे दक्षिणी जिले की भूमिगत सेना के महानायक के रूप में नहीं पहचान सकता था। उसका रूप अपेक्षाकृत एक शब्द के अनुरूप था। वे गंजे आदमी जो गाली देना और धूम्रपान करना पसंद करते थे, जो कमर तक टैटू और कान के छेद वाले धारीदार थे, सोने की चेन पहनते थे और एक छोटा सा बैग रखते थे, वे सभी सती व्यक्ति थे। समाज में असली मालिक जो विनम्र था और स्वीकार्य व्यवहार करता था, टाई के साथ सूट या साफ चीनी शैली का सूट पहनता था, बुद्ध की माला पकड़े रहता था, आमतौर पर खुशबू सूंघता और चाय का स्वाद लेता था, गंभीरता से कहावतें कहता था, एक सफल व्यक्ति की तरह व्यवहार करता था। तांग जहान इस तरह के लोग थे। इस समय वह मुस्कुराते हुए रेस्तरां में आगे बढ़ा। चाहे तांग जहान हो या बिच्छू, उसने दरवाजे के बगल में लगे साइन को भी नहीं देखा। दक्षिणी जिले में आधिकारिक विभागों के अलावा अभी तक कोई ऐसी जगह नहीं थी जो उसे डराती हो। उन्हें 3 शब्दों में भी वर्णित किया जा सकता है, स्थानीय सम्राट। सजावट में वाकई चतुराई झलकती है। रेस्तरां में घुसते ही तांग जहान ने चारों ओर देखा। प्रशंसा की एक आंख को दबाते हुए वह सोफे की ओर बढ़ा और कुछ मीटर दूर जाकर रुक गया। उसने मुस्कुराते हुए रणविजय से कहा, माफ कीजिए, क्या आप यहाँ के बॉस हैं? हाँ। रणविजय ने दोनों व्यक्तियों की ओर एक हल्की नजर डाली और थोड़ा सिर हिलाया। उसकी उदासीनता ने तुरंत स्कॉर्पियन को भौहें सिकोड़ दी, जिसकी आंखें रणविजय को दुश्मनी से घूर रही थीं। नमस्ते बॉस। तांग जहान मुस्कुराता रहा। उसने मिंगमैन की ओर देखा, जो बहुत उत्साह से रिमोट कंट्रोल कार से खेल रहा था, और कहा, आपकी बेटी बहुत प्यारी और सुंदर है। लेकिन इस बार रणविजय ने उसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। क्या तांग जहान ने अनदेखा किया? स्कॉर्पियन ने फिर भौहें सिकोड़ी। हा, तांग जहान ने हंसते हुए पूछा, आप किस तरह का खाना देते हैं? रेस्तरां अभी खुला नहीं है। अगर तुम्हें मेन्यू देखना है तो बाहर जाकर साइन बोर्ड देखो। रणविजय ने बिना सिर घुमाए ही ठंडे स्वर में उत्तर दिया। दरवाजे पर लगा साइन बोर्ड दरवाजे के बहुत करीब लगा था। अगर तुम अपना सिर नीचे करके मोबाइल फोन से खेलते नहीं तो शायद हर कोई उसे देख सकता था। इसके अलावा कई दिनों से ऐसा कोई ग्राहक नहीं आया था जो गलती से गलत समय पर रेस्तरां में आया हो। इस समय रणविजय ने जो उत्तर दिया वह काफी सम्मानजनक था, लेकिन रणविजय के रवैये से बिच्छू का चेहरा उतर गया। वह गुस्से में डांटने ही वाला था। तुम। उसकी बात बीच में ही रुक गई। तांग जहान ने उसके कंधे पर थपथपाया और रणविजय की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि रेस्तरां अभी खुला नहीं है तो चलो अगली बार यहाँ आते हैं। बोलने के बाद तांग जहान दरवाजे की ओर मुड़ा, जबकि बिच्छू रणविजय को घूर रहा था। उसने लॉर्ड टैंग को मना करने की हिम्मत की। वह मौत को दावत दे रहा था। तभी मिंगमैन बहुत खुश होकर रिमोट कंट्रोल कार से खेल रही थी, जो सोफे के दाईं ओर खड़े स्कॉर्पियन के पास चली गई। दीदी, ऊं, सावधान रहो, कार आ रही है। दीदी, आह, यह टकराने वाली है। हालांकि जैसे ही रिमोट कंट्रोल कार स्कॉर्पियन के पैर के पास पहुंची, उसने मुंह बनाया और अपना खाना उठाकर उस पर पैर रख दिया। काका। रिमोट कंट्रोल कार उसके पैर से कुचल गई। ओह, मिंगमैन अचानक से जम गई। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं। स्कॉर्पियन को देखा जो मुंह बना रहा था और फिर रिमोट कंट्रोल कार को देखा जो उसके पैर के नीचे टूट गई थी। एक पल में उसकी आंखों में आंसू भर आए। ओह, मिंगमैन अचानक रोने लगी। उसकी आवाज में शिकायत और दुख था। इस समय रणविजय की आंखें पूरी तरह से अविचलता से भरी हुई थीं। ये पहली बार था जब उसने अपने पुनर्जन्म के बाद से इस तरह की ठंडी और जानलेवा नजर डाली थी। रणविजय का शरीर हिलने ही वाला था कि छोटी राजकुमारी रणविजय की बाहों में लड़खड़ा गई और जोर से रोने लगी। पापा, कार खराब हो गई। ओह, कार खराब हो गई। ओह। ठीक है, मिंगमैन, रो मत। बस 1 मिनट रुको और पिताजी तुम्हारे लिए एक नई कार खरीद देंगे, ठीक है? रोना बंद करो, मिंगमैन, तुम बहुत अच्छे व्यवहार वाले हो। रणविजय ने जल्दी से मिंगमैन को दिलासा दिया, जबकि टैंग जहान ने चलना बंद कर दिया और इस बिंदु पर पीछे देखा, अभी भी मुस्कुरा रहा था। उसने दोष के साथ कहा, तुमने उसकी कार क्यों खराब कर दी? माफी मांगो। ठीक है, लॉर्ड टैंग। बिच्छू ने सिर हिलाया और मुस्कुराकर कहा, ओह यार, मुझे माफ कर दो। अगली बार जब तुम इस तरह की चीजों से खेलोगे तो कृपया सावधान रहना कि यह किसी दूसरे के पैर पर न चढ़ जाए। जहां तक इस कार का सवाल है, हाँ, मैं बाद में एक बड़ी कार भेजूंगा। बोलते समय बिच्छू की आंखों में तिरस्कार की चमक थी।
कार भेजो। अच्छा, एक ट्रक भेजकर सीधे रेस्टोरेंट में घुस जाना बहुत अच्छा रहेगा। बोलने के बाद बिच्छू तांगझान के पीछे पीछे बाहर निकल गया। उस समय रणविजय अभी भी छोटी राजकुमारी को दिलासा दे रहा था, लेकिन जब दोनों आदमी बाहर जाने के लिए दरवाजे की ओर बढ़े तो रणविजय ने अचानक उनसे ऐसी गंभीरता से कहा जिसे महसूस किया जा सकता था। रणविजय ने धीरे से कहा, अपना नाम छोड़ दो। उसकी बातें सुनकर तांगझान और बिच्छू दोनों रुक गए। तांगझान ने पलटकर रणविजय को देखकर अभी भी मुस्कुराया। उसने सोचा था कि रणविजय उससे बात कर रहा है, लेकिन उसने पाया कि वह बिच्छू को घूर रहा था, इसलिए उसने अपना सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। जबकि बिच्छू ने घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम मुझसे पूछ रहे हो? हालांकि रणविजय ने उसे घूरते हुए देखा और कोई जवाब नहीं दिया। हाँ हाँ हाँ, बिच्छू हंसा। उसका चेहरा अचानक उतर गया। उसने रणविजय को ठंडे स्वर में देखा और धीरे से कहा, मेरा नाम बिच्छू है, फॉरएवर हार्मोनी एसोसिएशन का बिच्छू। अगर तुम मुझे ढूंढना चाहते हो तो मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अपना नाम बताने के बाद बिच्छू तांगझान के पीछे पीछे रेस्टोरेंट से बाहर चला गया। हालांकि वे रणविजय के चेहरे पर फीकी अभिव्यक्ति को साफ देख सकते थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उनमें से किसी ने भी रणविजय की आंखों में उदासीनता नहीं देखी। वह जीवन के प्रति उदासीनता थी। उदासीनता हालांकि शांत थी, वास्तव में ज्वालामुखी विस्फोट से पहले की अस्थायी शांति की तरह थी। रेस्तरां के बाहर तांगझान और झाओ फैंग सीधे रोल्स रॉयस फैंटम में वापस चले गए। उन्हें छोटे से रेस्टोरेंट का साइन देखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। लॉर्ड टैंग, ये रेस्टोरेंट स्कॉर्पियन की नज़र में अमानुषिकता थी। कार में बैठने के बाद पहला विचार तांगझान का विचार पूछना था। ये रेस्टोरेंट? तांगझान ने रेस्टोरेंट की पट्टिका को मुस्कुराते हुए देखा, एक हानिरहित भाव दिखाते हुए कहा, झाओ फैंग को इसे संभालने दो। ठीक है। स्कॉर्पियन ने एक खर्राटेदार हंसी निकाली, अपना मोबाइल फोन निकाला, सीधे झाओ फैंग को डायल किया और स्पीकर फोन चालू किया ताकि तांगझान सुन सके। नमस्ते। फोन से झाओ फैंग की गहरी आवाज सुनाई दी। पागल, तुम्हारा हाथ कैसा है? क्या यह अपंग था? स्कॉर्पियन ने तिरस्कार के भाव के साथ कहा। ये सब बकवास बंद करो। हाँ हाँ, बिच्छू ने हंसते हुए कहा, तुम आजकल ईमानदार हो और मेंगमैन के रेस्तरां में नहीं गए हो। लेकिन आज मैं लॉर्ड टैंग के साथ वहां गया था। तुमने क्या कहा? झाओ फैंग का स्वर इस समय स्पष्ट रूप से बदल गया। उसकी उखड़ी हुई सांसों ने तांगझान की आंखों में चमक ला दी। मैं आज लॉर्ड टैंग के साथ रेस्तरां गया था, लेकिन बॉस बहुत दिलचस्प था और उसने लॉर्ड टैंग को अपमानित किया। मैंने सुना है कि यह रेस्तरां तुम्हारे झाओ फैंग के संरक्षण में था। मुझे लगता है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि इससे कैसे निपटना है। बिच्छू ने व्यंग्य किया। झाओ फैंग अचानक चुप हो गया। कुछ मिनट बाद झाओ फैंग की थोड़ी कर्कश आवाज फोन से निकली। मुझे पता है कि क्या करना है। ये शब्द खत्म करते हुए झाओ फैंग ने सीधे फोन काट दिया। हो, बिच्छू ने व्यंग्य किया, कार को गियर में डाला और चला गया। पिछली सीट पर बैठे तांगझान ने थोड़ी आंखें सिकुड़ते हुए खिड़की से बाहर सड़क की ओर देखा और किसी को पता नहीं चला कि वह क्या सोच रहा था। दूसरी तरफ झाओ फैंग अपने घर में था, बिस्तर के पास खड़ा था, खिड़की से बाहर देख रहा था और उसका चेहरा बिगड़ा हुआ था। वह क्या करता है? सभी भावनाएं मिश्रित थीं। झाओ फैंग को इन दिनों रेस्तरां में कीमती गर्मजोशी महसूस हुई। रेस्तरां मालिक मेंगमैन, लियांग मेंकी, झाओ दाहू, यू किंग किंग आदि सभी ने झाओ फैंग को अलग अलग भावनाएं दी। साधारण दैनिक जीवन बहुत आम था, लेकिन झाओ फैंग को तरसने दो। जब वह तांगझान के लिए काम करता था तो वह शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से बहुत थका हुआ था, जिसका श्रेय तांगझान की चालाकी को जाता है। हालांकि इस समय तांगझान रेस्तरां के खिलाफ लड़ना चाहता था, जिससे झाओ फैंग भ्रमित हो गया। मुझे क्या करना चाहिए? झाओ फैंग ने चुपके से अपने दांत पीस लिए। वह नहीं चाहता था कि रेस्तरां में कोई दुर्घटना हो, लेकिन तांगझान के आदेशों की अवहेलना करने पर वह खुद मुसीबत में पड़ जाएगा। इस पर निर्णय लेना बहुत मुश्किल था। रणविजय के रेस्तरां में वापस। ठीक है, मेंगमैन, बस रोना बंद करो। रणविजय ने मेंगमैन की पीठ को प्यार से सहलाया। मेंगमैन बहुत दुखी थी क्योंकि उसकी कार कुचल गई थी और वह रोना भी बंद नहीं कर पा रही थी। इस बिंदु पर पापा की सांत्वना सुनकर मेंगमैन रो पड़ी। ओह पापा, मेरी कार कुचल गई, पूरी तरह से कुचल गई। तो हम बस एक नई कार खरीदने चलते हैं, ठीक है? रणविजय ने धीरे से कहा। ओह नहीं, उफ मेंगमैन केवल मेरी अपनी कार चाहता है। मेंगमैन की आवाज़ लगभग बंद हो गई और वह बोलते समय खांसने लगी। या पापा को ये कार ठीक करने दें। अच्छा लगता है। कार पूरी तरह से कुचल गई थी। आधे घंटे से ज्यादा समय तक उसे मनाने के बाद मेंगमैन शांत हो गई। रणविजय ने उसे तुरंत एक नई रिमोट कंट्रोल कार खरीदने का वादा किया, इसलिए उसने मेंगमैन को दूसरी मंजिल पर कपड़े बदलने में मदद की। वे एक बड़ी रिमोट कंट्रोल कार खरीदने के लिए बाहर गए और फिर से रेस्तरां में वापस आ गए। जब मेंगमैन नई रिमोट कंट्रोल कार के साथ खेली तभी उसे बेहतर महसूस हुआ। छोटी राजकुमारी ठीक थी, लेकिन रणविजय नहीं। वह रेस्तरां की खिड़की पर गया, अपना मोबाइल फोन निकाला और खिड़की से बाहर देखा। वह पूरी तरह से उदासीन था और उसका चेहरा भयानक था। उसने फोन किया, अनन्या, दोपहर को रेस्तरां में वापस आना, मुझे बाहर जाना है। अध्याय 122। क्या हो रहा है? क्या तुम जल्दी में हो?
अनन्या थोड़ी अनिर्णित थी और बोली, मैं बाद में एक एल्बम रिलीज कॉन्फ्रेंस आयोजित करने जा रही हूँ। ये लगभग 12 बजे तक खत्म हो जाएगी और मुझे दोपहर में अभी भी बहुत से काम करने हैं। दोपहर के खाने के लिए भी बहुत कम समय है। रणविजय ने यह सुनकर कुछ देर के लिए विराम लिया और कहा, तो शाम को जल्दी वापस आ जाओ। ठीक है, फिर मैं काम पर जाऊंगा और शाम को तुमसे मिलूंगा। अनन्या ने बिना पूछे और जल्दी से फ़ोन रख दिया। फ़ोन रखने के बाद अनन्या ने अपने हाव भाव को ठीक किया। कॉन्फ्रेंस साइट पर जाने से पहले वह एक पल के लिए थोड़ी घबराई हुई थी। ऐसा लग रहा था कि उसने लंबे समय से प्रेस कॉन्फ्रेंस का अनुभव नहीं किया था। एक गहरी सांस लेने के बाद अनन्या और जो फी ने दृश्य में कदम रखा। सामान्य परिस्थितियों में कंपनी एक बड़े मीटिंग रूम में इस तरह का कॉन्फ्रेंस आयोजित करने वाली केवल एक कलाकार होती। लेकिन आज किसी कारण से उसने और जू रुओयू ने कॉन्फ्रेंस रूम में एक ही समय पर कॉन्फ्रेंस आयोजित की, ताकि जो फे यह कहते रहे यह एक गुप्त योजना है। हालांकि नेतृत्व ने स्पष्टीकरण दिया कि उनके पास व्यवस्था करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था, लेकिन एक अनुभवी के रूप में जो फे वास्तव में इस पर विश्वास नहीं करती थी। उसने माना कि मीकी को केवल अनन्या में कमियां निकालना पसंद था और वह अलविदा कहे बिना अनन्या से जाने का बदला लेना चाहती थी। हालांकि ऐसा लग रहा था कि अनुबंध समाप्त हो गया था। अनन्या के एकांतवास का उससे क्या लेना देना था। जो फे क्रोधित और चिंतित थी। यहाँ तक कि अनन्या भी भ्रमित थी, लेकिन वह एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गई थी जहां से वापस लौटना संभव नहीं था। साइट में प्रवेश करने के बाद अनन्या और जो फे को कर्मचारियों द्वारा उनकी सीटों पर ले जाया गया। हालांकि एक ही स्थान पर 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही थी, लेकिन कॉन्फ्रेंस रूम के बड़े मंच के कारण दोनों पार्टियां एक दूसरे से बहुत दूर थीं। एक पूर्व में था और दूसरा पश्चिम में, एक दूसरे पर बहुत कम प्रभाव था। जब वे बैठे तो उन्हें अचानक पता चला कि अनन्या की तरफ सिर्फ 1 दर्जन मीडिया रिपोर्टर थे, जबकि जू रुओयू की तरफ 40 से 50 मीडिया रिपोर्टर थे। दोनों पक्षों के बीच तुलना से साफ पता चला कि कौन ज्यादा लोकप्रिय था और कौन ज्यादा सिर दर्द कर रहा था। अनन्या के आने के बाद जू रुओयू ने अपने चेहरे पर स्पष्ट उत्साह के साथ ऊपर देखा। बड़ी बहन यान, वह किसके लिए काम करती है? जो फे ने अनन्या के बगल में फुसफुसाते हुए कहा, क्या कंपनी ने जानबूझकर ऐसा किया है? ये वाकई दिलचस्प है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे इतने घटिया तरीके से काम करेंगे। हमें वाकई 3 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं करने चाहिए थे। इससे ज्यादा कुछ मत कहो। अनन्या ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और उसी समय अंदर ही अंदर आह भरी। बेशक वह जानती थी कि वर्तमान स्थिति संदिग्ध थी। उसे संदेह था कि सारी व्यवस्थाएं ली चेंग से संबंधित थीं। अन्यथा भले ही उसके एकांतवास ने मेकी के लिए चीजें मुश्किल बना दी हों, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वे 2 साल से दोस्त थे। ली चेंग उसके रास्ते में हर बाधा डालने की संभावना थी। अनन्या ऐसी व्यक्ति नहीं थी जो बाहरी दुनिया पर ध्यान नहीं देती थी। वह ली चेंग को कमोबेश जानती थी। वह व्यक्ति निश्चित रूप से एक प्लेबॉय था जो संकीर्ण सोच वाला था। उसके कारण 18 से अधिक लोगों को नौकरी से निकाला गया था। वास्तव में अनन्या ने सच्चाई का पता लगा लिया था। इस समय मेकी के ऊपर के कार्यालय में ली चेंग आराम से सोफे पर बैठा था। मैंने सुना है कि ज़ूकियान ने 3 बेहतरीन गाने रिलीज किए हैं। क्या 15 तारीख को उसका संगीत कार्यक्रम जू रुओयू के एल्बम को प्रभावित करेगा? ली चेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका प्रभाव कमोबेश होगा। लोगों का ध्यान ज़ूकियान की ओर आकर्षित होता है। अब तीनों गाने हर जगह बजते हैं। अनुमान है कि इस गर्म अवधि के बाद लोग रुओयू के नए गानों पर ध्यान देंगे। मीकी ने थोड़ा सिर हिलाया। मम्मा, ली चेंग ने अपना सिर हिलाया और धीरे से आह भरी। वह वास्तव में एक अप्रत्याशित व्यक्ति है जो बीच में उछल कर आ गया, जिसने 3 नए गाने जारी किए जो सभी मास्टरपीस थे। किसी ने कल्पना नहीं की थी। हानयांग कौन है? क्या वह एक वरिष्ठ गीतकार है? मैं बिल्कुल भी अनुमान नहीं लगा सकता कि वह कौन है। शैली और गीतों को देखते हुए वह उन प्रसिद्ध गीतकारों से अलग लगता है। इसके अलावा उसके गाने ज़ूकियान की शैली से अच्छी तरह मेल खाते हैं। अगर इस पर हानयांग नहीं लिखा गया है तो मैं ये कहूँगा कि गाने ज़ूकियान ने खुद लिखे हैं। मीकी ने गंभीरता से कहा, इसे भूल जाओ, ये हमारी उम्मीद से परे है। ली चेंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, अनन्या के साथ कैसा चल रहा है? उसका अफेयर? मीकी ने खिलखिलाते हुए कहा, नीचे प्रेस कॉन्फ्रेंस जोरों पर है। ओह, ये बहुत दिलचस्प होगा। हा हा हा। ली चेंग खड़ा हुआ, खिड़की के पास गया, सिगरेट जलाई, गहरी सांस ली और कहा, कुछ लोग हमेशा सपनों में रहते हैं, फिर मैं उसे वास्तविकता को पहचानने दूंगा। क्या आपने आगे की सभी चीजों की व्यवस्था की है? सब कुछ व्यवस्थित हो गया है। मीकी भी खड़ी हो गई और एक सार्थक मुस्कान के साथ ली चेंग के पास चली गई। ली चेंग के गाल पर अपनी उंगली फेरते हुए कहा, जब से अनन्या ने 3 साल का अनुबंध किया है, मुझे पता है कि वह कभी भी आपसे नहीं बच पाएगी। क्या आपने ऐसा किया है? फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि असली विकृत व्यक्ति क्या होता है। ली चेंग ने उसे एक शरारती मुस्कान दी। उसने अभी अभी जो सिगरेट पी थी उसे फेंक दिया और मीकी की ओर भागा। नीचे कॉन्फ्रेंस रूम में अनन्या की प्रेस कॉन्फ्रेंस जोरों पर थी। जब संवाद का समय आया तो 20 के दशक के आखिर में एक व्यक्ति ने सवाल पूछने में सबसे आगे बढ़कर कहा, माफ कीजिए, क्या आप अनन्या हैं? जैसे ही उसने पूछना समाप्त किया, कमरे में सन्नाटा छा गया। ये शब्द कुछ लोगों को नाराज कर सकते थे। कुछ देर रुकने
के बाद ली यान ने सिर हिलाया और कहा, हाँ। आपने रिटायरमेंट क्यों लिया? मैंने सुना है कि यह आपके बॉयफ्रेंड के साथ भावनात्मक समस्याओं के कारण था। क्या ये सच है? एक और आदमी ने पूछा। बिल्कुल नहीं, अनन्या ने संक्षिप्त उत्तर दिया। तो आपने अपनी रिटायरमेंट की घोषणा करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? ऐसा करते हुए आपने अपने प्रशंसकों को कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। क्या आपको दोषी महसूस हुआ? 20 की उम्र वाली एक महिला ने एक मुश्किल सवाल पूछा। अनन्या को नहीं पता था कि इस मामले को कैसे समझाया जाए। वास्तव में उसने प्रशंसकों को कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। झोउ फेई ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं और कहा, मुझे खेद है, आज का सम्मेलन गपशप के बजाय एल्बम के बारे में है। कृपया एल्बम के बारे में कुछ सवाल पूछें, धन्यवाद। मिस अनन्या, कृपया मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। ठीक है। आखिरकार, यदि आप इसका स्पष्टीकरण नहीं देंगे तो प्रशंसक इसे पसंद नहीं करेंगे। महिला ने आग्रहपूर्वक पूछा। शुरुआत में लोगों की निगाहों के नीचे अनन्या ने धीरे से कहा, यह मेरी गलती थी कि मैंने प्रशंसकों को पहले स्थान पर स्पष्टीकरण नहीं दिया। विशिष्ट कारण के बारे में अधिक बताना सुविधाजनक नहीं है। मैं एल्बम से संबंधित निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दूंगी। 10 से अधिक रिपोर्टर उस समय कुछ देर तक सोचते रहे। फिर महिला रिपोर्टर ने फिर से पूछा, क्या मैं मिस अनन्या से पूछ सकती हूँ, क्या आप एल्बम को ध्यान से तैयार करती हैं? हाँ, अनन्या ने सकारात्मक उत्तर दिया। हालांकि गीतों की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं थी, लेकिन वे उसके और झोउ फेई के श्रमसाध्य प्रयासों से समाप्त हो गए। तो फिर प्लीज। स्टेज के नीचे बैठे रिपोर्टरों ने लगातार एल्बम के बारे में कुछ सवाल पूछे, लेकिन उनमें से 3 या 4 ने हमेशा कुछ मुश्किल सवाल पूछे। ऐसा लग रहा था कि वे अनन्या को परेशानी में डालने की कोशिश कर रहे थे। अनन्या ने उनके सवालों के जवाब एकदम सही दिए। आखिरकार, उसने कई बार ऐसे सम्मेलन आयोजित किए थे। वापस रणविजय के रेस्टोरेंट में दोपहर में मिंगमैन का मूड पूरी तरह से ठीक हो गया था। वह पहली मंजिल पर नई खरीदी गई रिमोट कंट्रोल कार के साथ खेल रही थी, लेकिन सुबह के क्रूर चाचा के बारे में सोचकर वह अभी भी थोड़ी दुखी थी। एक सामान्य व्यक्ति मिंगमैन को बहुत पसंद करेगा, वह इतना क्रूर क्यों था? 12 बजे के बाद हमेशा की तरह खाने वाले आए। अंडे के तले हुए चावल और नूडल सूप के अलावा जहान हान ने सेचुआन स्टाइल आलू के स्ट्रिप्स और लहसुन की चटनी के साथ साधारण खीरा तैयार किया। मिंगमैन को इन 2 छोटे ठंडे व्यंजनों के साथ नूडल सूप खाना पसंद था। छोटे ठंडे व्यंजनों के साथ गर्म नूडल सूप खाना वाकई आनंददायक था। दोपहर के भोजन के समय रणविजय से परिचित लोगों जैसे लियांग मेंकी ने पाया कि रणविजय उदास था, इसलिए वे सभी चुप रहे। भोजन तैयार होने से ठीक पहले एक टोयोटा लैंड क्रूजर रेस्तरां के बाहर पार्किंग स्थल में खड़ी थी। झाओ फैंग कार से बाहर निकला, रेस्तरां में चला गया और अपनी सामान्य स्थिति में बैठ गया। झाओ फैंग, आपके हाथ को क्या हुआ? झाओ दाहू ने झाओ फैंग के हाथ को देखते हुए पूछा। चिंता का स्वर सुनकर झाओ फैंग मुस्कुराया और जवाब दिया, मुझे खरोंच दिया गया था। ओह मेंकी, वह घायल हो गया है, जल्दी से उसके हाथ पर वार करो। झाओ दाहू को पता था कि झाओ फैंग को लियांग मेंकी पसंद है, इसलिए उसने उसे चिढ़ाने का मौका लिया। क्यों, तुम बहुत आगे बढ़ गई हो छोटी कुतिया। लियांग मेंकी ने झाओ दाहू को घूरा, फिर झाओ फैंग को देखा और कहा, शायद वह कुछ बुरा करने की वजह से घायल हो गया। झाओ फैंग ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया और अपने दिल में गहरी सांस ली। अगर रेस्तरां को कुछ हो गया तो शायद वह भविष्य में लियांग मेंकी को कभी नहीं देख पाएगा। इसके अलावा अगर उन्हें पता चला कि दुर्घटना उसके कारण हुई थी तो वे निश्चित रूप से नाराज होंगे। झाओ फैंग उदास था लेकिन असहाय था। उसे तांग जान का काम पूरा करना था। दोपहर का भोजन हमेशा की तरह था। सभी लोगों के चले जाने के बाद झाओ फैंग ने चुपचाप रेस्तरां की सफाई की। फिर वह सोफे पर चला गया, पीछे की ओर खड़ा होकर कुछ देर सोचता रहा और बोला, बॉस, मैं आपसे एक एहसान मांगना चाहता हूँ। क्या? मैं कुछ दिनों के लिए रेस्तरां उधार लेना चाहता हूँ, झाओ फैंग ने धीमी आवाज में कहा। सोचने के बाद उसे सिर्फ एक ही रास्ता सूझा। उसने रेस्तरां को कुछ दिनों के लिए उधार लिया और उसे तोड़फोड़ दिया जिससे तांग जान को हिसाब मिल सके। फिर उसने उसे सजाया और बॉस के वापस आने का इंतजार करने लगा। हालांकि यह तरीका बेवकूफाना था और तांग जान को बेवकूफ नहीं बना सकता था, लेकिन झाओ फैंग कोई दूसरा रास्ता नहीं ढूंढ पाया। वह रणविजय को चोट पहुंचाना नहीं चाहता था। इसके अलावा वह बॉस के मुकाबले में नहीं था, बिल्कुल नहीं। हालांकि रणविजय ने सीधे मना कर दिया। झाओ फैंग स्तब्ध रह गया और उसे समझ नहीं आया कि उस समय क्या कहे। क्या लॉर्ड टैंग ने ही तुम्हें मुसीबत में डाला है? रणविजय ने झाओ फैंग की ओर देखा और शांति से कहा। हाँ, झाओ फैंग ने सच्चाई से उत्तर दिया, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। तो क्या तुमने फैसला कर लिया है? मैं ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन बॉस तुम जानते हो कि मैं। ठीक है, रणविजय ने सीधे हाथ हिलाया और बीच में टोका, क्या तुम स्कॉर्पियन को जानते हो? हाँ, ठीक है, बस घर जाओ। रणविजय ने सीधे उसे दरवाजा दिखाया। एक पल की चुप्पी के बाद झाओ फैंग आखिरकार अपना सिर नीचे करके रेस्तरां से बाहर निकल गया। इस पल उसे नहीं पता था कि क्या करना है। समय जल्दी बीत गया। शाम के 7 बजे अनन्या रेस्तरां में वापस आए। भोजन के बाद लगभग 9 बजे रणविजय ने अनन्या से पहले मेंगमैन को वापस ले जाने के लिए कहा।
अनन्या ने नहीं पूछा। वह मिंगमैन के साथ रेस्तरां से बाहर निकल गई। छोटी राजकुमारी अभी भी रणविजय से जल्दी घर आने के लिए कह रही थी। रणविजय ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, लेकिन जब छोटी राजकुमारी चली गई तो रणविजय के चेहरे पर मुस्कान गायब हो गई। वह रेस्टोरेंट से बाहर चला गया, पांडा कार में बैठा जो गाल की तरह थी, और झाओ फैंग को डायल किया। फोन कनेक्ट होने के बाद रणविजय ने ठंडे स्वर में बस कुछ शब्द कहे। मुझे बताओ कि बिच्छू कहाँ है। अध्याय 123। बिच्छू का ठिकाना क्या है। झाओ फैंग का चेहरा अचानक बदल गया। उसने एक पल सोचा और जवाब दिया, 1 मिनट रुको। ये शब्द खत्म करते हुए झाओ फैंग ने फोन काट दिया। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। बॉस बिच्छू को ढूंढ रहा है। वह क्या कर रहा है? क्या उनके बीच कुछ चल रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि तांग जान और बिच्छू ने रेस्तरां में जाकर उसे नाराज कर दिया? झाओ फैंग का दिल धड़क उठा। भाई फैंग, बिच्छू का ठिकाना कौन पूछ रहा है? छोटे पीले बालों वाले युवक ने उत्सुकता से पूछा। आजकल अभी भी ऐसे लोग हैं जो बिच्छू के साथ व्यापार करना चाहते हैं। उसके कुटिल दिल के साथ जो कोई भी ऐसा करेगा वह बुरे दौर से गुजरेगा। ऐसा नहीं है। झाओ फैंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, टाइगर, बिच्छू का ठिकाना अभी पता लगाओ। ठीक है। टाइगर ने और सवाल नहीं पूछे बल्कि झाओ फैंग के सामने फोन कॉल करना शुरू कर दिया। कुछ कॉल के बाद टाइगर ने झाओ फैंग की ओर देखा और कहा, समझ गया। स्कॉर्पियन चांगशेंग नाइट क्लब की 7वीं मंजिल के कमरा नंबर 1 में है, जो दक्षिणी जिले में एनहे स्ट्रीट पर है। हाँ। झाओ फैंग ने सिर हिलाया। फिर उसने अपना मोबाइल फोन उठाया और सीधे रणविजय का नंबर डायल किया। बॉस, मैं समझ गया। वह अब चांगशेंग नाइट क्लब की 7वीं मंजिल के कमरा नंबर 1 में है, जो दक्षिणी जिले में एनहे रोड पर है। लेकिन आप उसे क्यों ढूंढना चाहते हैं? आखिरकार झाओ फैंग कारण के बारे में पूछने से खुद को रोक नहीं सका। हालांकि इससे पहले कि वह वाक्य पूरा कर पाता, उसके फोन से पहले से ही व्यस्त बस की आवाज आ गई। उसने फोन रख दिया। झाओ फैंग बिना किसी हास्य के हंसा। बॉस। उसके बगल में टाइगर और बाकी सभी लोग थोड़े तनाव में दिख रहे थे। उन्होंने पूछा, भाई फैंग, वह बॉस कौन है? भाई फैंग को भी उसे बॉस कहना पड़ता है, वह कुछ तो होगा। उस सवाल का सामना करते हुए झाओ फैंग ने केवल अपना सिर हिलाया, लेकिन जवाब नहीं दिया। कुछ देर सोचने के बाद वह बुदबुदाया, मुझे डर है कि कुछ गलत हो जाएगा। इतना कहने के बाद झाओ फैंग जल्दी से बाहर निकल गया। दूसरी तरफ रणविजय ने एनहे रोड का स्थान खोजा और अपने गीली पांडा में वहां के लिए निकल पड़ा। नाइट क्लब मनोरंजन स्थल थे जो विभिन्न रात्रि कार्यक्रम प्रदान करते थे। हालांकि विभिन्न क्षेत्रों में नाइट क्लब प्रकृति और परिभाषा में भिन्न होते हैं, लेकिन उनका मुख्य विषय मोटे तौर पर नृत्य और अन्य नाइट लाइफ गतिविधियों के बारे में होता था। चांगशेंग नाइट क्लब एनहे रोड पर नाइट लाइफ गतिविधियों के लिए सबसे बड़ा स्थल था। यह उस क्षेत्र में स्थित था जहां स्कॉर्पियन का प्रभार था, इसलिए यह वह क्लब भी था जहां स्कॉर्पियन लंबे समय तक रुकते थे। चांगशेंग नाइट क्लब ने अपने आप में एक पूरी इमारत घेर रखी थी। इसमें कुल 7 मंजिलें थीं और इसका क्षेत्रफल काफी बड़ा था। पहली मंजिल पर एक बड़ा बार था जो युवा लोगों के बीच काफी लोकप्रिय था। बेशक बार का एक आकर्षण अच्छे दिखने वाले पुरुषों या महिलाओं के साथ मिलने जुलने का अवसर था। बार में जब हैवी मेटल संगीत बजता था तो हर कोई धुन पर चलता था और अपने जंगली पक्ष को प्रकट करता था। ये कहते हुए कि हर कोई शराब के नशे में था, रोमांटिक मुठभेड़ की संभावना काफी अधिक थी। चांगशेंग नाइट क्लब में आप बार, चार्टर्ड रूम, हाई एंड रूम और वह सब कुछ देख सकते थे जो आप चाहते थे। साथ ही ये देखते हुए कि यह फॉरएवर हार्मनी एसोसिएशन के सदस्य स्कॉर्पियन का स्थान था, सुरक्षा के मामले में यह उन लोगों की तुलना में बहुत अधिक सुरक्षित था जिनके पीछे कोई समर्थक नहीं था। यह न केवल स्कॉर्पियन की डरावनी प्रसिद्धि से भरा स्थान था, बल्कि उसका मुख्यालय भी था। क्लब में उसके लगभग 100 अधीनस्थ तैनात थे, इसलिए लगभग कोई भी यहाँ परेशानी खड़ी करने की हिम्मत नहीं करता था। आधे साल पहले यहाँ 2 लोगों के समूह ने शराब पीकर बार में जमकर मारपीट की थी। अंत में सुरक्षा कर्मचारियों ने 8 उपद्रवियों की खूब पिटाई की और उन्हें पोर्च पर फेंकने से पहले उनके पैर तोड़ दिए। बाद में किसी भी अधिकारी ने इस घटना की जांच नहीं की, जो ये दिखाने के लिए पर्याप्त था कि फॉरएवर हार्मनी एसोसिएशन कितना शक्तिशाली था। इसकी बेहतरीन सुरक्षा के कारण पिछले 2 सालों में ही अधिक से अधिक ग्राहक क्लब में आ रहे थे, जिससे यह एक प्रसिद्ध नाइट क्लब बन गया। रणविजय की कार एनहे रोड पर मुड़ी। जब वह 1 मिनट के लिए लाल बत्ती का इंतजार कर रहा था तो उसकी कार के बगल में ऑडी A6L की अगली यात्री सीट पर बैठे किसी व्यक्ति ने अपनी कार की खिड़की नीचे कर दी। भाई रणविजय, नमस्ते। भाई रणविजय, आप भी यहाँ हैं? ली अन्ना ने अपना सिर थोड़ा बाहर निकाला और रणविजय पर चिल्लाए। रणविजय ने अपना सिर घुमाया, उसकी तरफ देखा, थोड़ा सिर हिलाया। तुम कहाँ जा रहे हो? ली अन्ना ने फिर पूछा, लेकिन रणविजय ने पहले ही अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया था। वह कोई जवाब देने या अपनी कार की खिड़की नीचे करने को तैयार नहीं था। जैसे ही ली अन्ना उससे फिर से पूछने वाली थी, गाड़ी चला रहा एक छोटा सा कटा हुआ बाल वाला आदमी थोड़ा सा मुंह सिकुड़कर खिड़की ऊपर कर रहा था। अन्ना, ये तो साफ है कि वह सज्जन बात नहीं करना चाहते। उनसे बात करने की क्या जरूरत है? छोटा सा कटा हुआ बाल वाला आदमी गहरी आवाज में बोला। छोटा सा कटा हुआ बाल वाला आदमी मा चेंग नाम का था, जो एक स्थानीय निवासी था जिसकी एक छोटी सी कंपनी थी और वह किसी भी मानक से काफी बेहतरीन था।
वह ली अन्ना का कॉलेज का सहपाठी था। स्नातक होने के बाद जब उसे पता चला कि ली अन्ना ने हांगकांग में रहने का फैसला किया है तो उसने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। हालांकि चूंकि मा चेंग वास्तव में थोड़ा गुस्सैल था और उसका स्वभाव ली अन्ना की पसंद का नहीं था, इसलिए ली अन्ना उसके झांसे में नहीं आई। इस बार अगर कॉलेज में उसकी सबसे अच्छी दोस्त की जन्मदिन की पार्टी न होती तो ली अन्ना उसकी कार का इस्तेमाल नहीं करती। अब कार में कुल 5 लोग थे, 2 पुरुष और 3 महिलाएं, जिनकी हैसियत मा चेंग से कमतर थी। जैसे ही उसने ऐसा कहा, पीछे घुंघराले बालों वाला एक आदमी तुरंत बोला, ठीक है अन्ना, ऐसा करके तुम पोकर चेहरे पर अत्यधिक जुनून दिखा रही हो। चूंकि वह बात नहीं करना चाहता, इसलिए तुम्हें उसे परेशान करना बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल, ली अन्ना की सबसे अच्छी दोस्त वान किन ने कहा। अन्ना, उस समय तुम हमारी क्लास की लड़की थी। तुमने कभी किसी लड़के से बातचीत शुरू करने में जल्दबाजी कब की? हन, तुम क्या जानती हो? ली अन्ना ने नाक से कुड़ी। वह सोफे पर झुक गई, कुछ उदास महसूस कर रही थी। भाई रणविजय ने मुझे क्यों अनदेखा किया? जब लाल बत्ती हरी हो गई तो ट्रैफिक की लाइन आगे बढ़ गई। मा चेंग, जो अपने बगल में पांडा कार में बैठे आदमी से नाराज था, ने जोर से एक्सीलेटर दबाया। जैसे ही उसकी कार पांडा कार से आगे निकल गई, उसने उस कार को रोकने के लिए अपनी गति कम कर दी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से पांडा कार ने धीमा होने का कोई संकेत नहीं दिखाया, जिससे मा चेंग को काफी मोड़ लेना पड़ा और उसे जल्दबाजी में गति बढ़ाने और आगे बढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। फुक, क्या वह पागल है? मा चेंग ने अपने दबी हुई आवाज में गाली दी। जल्द ही उसकी कार चांगशेंग नाइट क्लब के सामने पार्किंग स्थल पर आ गई। जब उसने अपनी कार पार्क की और उतरने वाला था तो उसे आश्चर्य हुआ कि वह पांडा कार भी आ गई। क्या? ली अन्ना की आंखों में चमक आ गई और वह रुक गई। जब रणविजय उतर गया तो ली अन्ना उसकी ओर भागी। उसके सामने खड़ी होकर वह एक प्यारी सी मुस्कान के साथ बोली, भाई रणविजय, तुम भी यहाँ कुछ मौज मस्ती करने आए हो? मैं यहाँ कुछ काम निपटाने आया हूँ, रणविजय ने सपाट लहजे में जवाब दिया। ली अन्ना थोड़ा चकित थी। यहाँ कौन सा काम निपटाना है? उसने वास्तव में सोचा कि चूंकि रणविजय ने उसे अपने दोस्तों के साथ आते हुए देखा है, इसलिए वह यहाँ मौज मस्ती के लिए आने के बारे में झूठ नहीं बोलेगी। और वह मा चेंग को बहुत पसंद नहीं करती थी, इसलिए वह रणविजय को उनके साथ आने के लिए कहने के बारे में सोच रही थी। इस प्रकार ली अन्ना ने उसे निमंत्रण भेजा। भाई रणविजय, जीवंत भीड़ को देखो, चलो थोड़ी देर साथ खेलते हैं, तुम क्या कहते हो? नहीं, रणविजय ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, सीधे ली अन्ना के पास से चला गया और नाइट क्लब के गेट की ओर बढ़ गया। अच्छा भाई रणविजय, तुम क्यों जा रहे हो? ली अन्ना ने विनम्रता से पुकारा और जल्दी से उसके पास चली गई। इस पर मा चेंग का चेहरा काला पड़ गया। उसने आगे बढ़कर उसके पास पहुंचा, फिर कहा, अन्ना, उसे अपना काम निपटाना है। बेहतर होगा कि तुम उसे ऐसा कुछ करने के लिए मजबूर न करो जो उसे पसंद न हो। ये तुम्हारा कोई काम नहीं है न? ली अन्ना ने एक हल्की कराह निकाली, भागकर रणविजय के पास पहुंची। उसने अचानक रणविजय का हाथ पकड़ा और कहा, भाई रणविजय, तुम अकेले मौज मस्ती नहीं कर पाओगे, चलो हमारे साथ खेलते हैं। रणविजय ने पलटकर उसे एक नज़र देखा, फिर उसने एक तरह की असहाय आवाज में घोषणा की, मुझे काम निपटाना है। तुम्हारा इस जगह पर किस तरह का काम हो सकता है? ली अन्ना ने मुंह बनाया। अपने पंजों पर खड़ी होकर उसने रणविजय की ओर अपनी गर्दन बढ़ाई और उसके कानों में फुसफुसाया, भाई रणविजय, एक गीला तमाचा मेरा पीछा कर रहा है, कृपया थोड़ी देर मेरे साथ बैठो। दूसरों के मौजूद होने पर वह मुझसे बाहर जाने के लिए कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। कृपया मेरा एक एहसान करो भाई रणविजय। वास्तव में ली अन्ना सिर्फ रणविजय को अपनी ढाल बनाना चाहती थी, क्योंकि वह जानती थी कि मा चेंग रणविजय की मौजूदगी में ऐसा नहीं करेगी। बेशक ली अन्ना के पास ये शब्द बोलने के लिए चेहरे पर हिम्मत नहीं थी, लेकिन रणविजय अच्छी तरह से जानता था कि उसका क्या मतलब है। उसका इसमें शामिल होने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन ली अन्ना और काजल के बीच घनिष्ठ संबंध को देखते हुए रणविजय के मन में अभी भी उसके अनुरोध को ठुकराने के बारे में कुछ शंकाएं थीं। इस प्रकार इस पर विचार करने के बाद रणविजय ने आखिरकार सिर हिलाया और कहा, ठीक है, ही भाई रणविजय, आप सबसे अच्छे हैं। ली अन्ना ने हंसते हुए कहा। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके और रणविजय के बीच अंतरंग बातचीत को उनके बगल में खड़े मा चेंग ने कैद कर लिया था, जिससे मा चेंग का गुस्सा लगभग उड़ गया था। उदास चेहरे के साथ वह दूसरों को गेट से होते हुए बार में ले गया। सबसे पहले वे सुरक्षा जांच से गुजरे, जो ये पुष्टि करने के लिए डिजाइन की गई थी कि वे नियंत्रित वस्तुओं जैसी कोई खतरनाक वस्तु नहीं लाए हैं। आमतौर पर बार में हमेशा कुछ ग्राहक नशे में धुत होते थे। जब शराब उन पर हावी हो जाती थी तो वे झगड़ा या कुछ और कर सकते थे। नशे में धुत होकर वे अपने विरोधियों पर कुछ भी फेंक देते थे। सुरक्षा जांच के बाद मा चेंग ने एक टेबल मांगी और 10,000 युआन से अधिक मूल्य की 5 आयातित वाइन और शराब का ऑर्डर दिया। फिर एक वेटर ने उन्हें नाइट लाइफ क्षेत्र में ले जाया। जैसे ही वे अंदर गए, भारी धातु संगीत की धूम ने उन्हें अभिभूत कर दिया। लयबद्ध और गतिशील संगीत ने लोगों के मूड को बदल दिया, जिससे आमतौर पर सौम्य और शांत लोग अपना जंगली पक्ष प्रकट करने लगे। डांसिंग फ्लोर पर बहुत सारे पुरुष और महिलाएं अपने शरीर को अपनी इच्छानुसार जंगली रूप से हिला रहे थे।
सर, ये वो शराब है जो आपने ऑर्डर की थी। अगर आपको कुछ चाहिए तो बस मुझे बताएं। शराब को मेज पर रखने और मा चेंग से विनम्रतापूर्वक ये शब्द कहने के बाद वेटर ने एक बड़ी बोतल ली, उसमें बहुत सारे बर्फ के टुकड़े डाले और फिर शराब और स्प्राइट को बड़ी बोतल में डाला, उसे कुछ बार हिलाया और उनमें से प्रत्येक के लिए एक ड्रिंक डाला। उसके बाद वह मुड़ा और मेज के सामने चला गया। रणविजय कोने में अपना चेहरा सीधा करके और अपनी आंखें बंद करके बैठा था। उसने बार पर कुछ नजर डाली। वह कई सालों से इस तरह के बार में नहीं गया था। जब उसे याद आया कि वह इस तरह के स्थानों पर अक्सर जाता था तो वह भावनाओं से आहें भरने से खुद को रोक नहीं सका। भाई रणविजय, आओ मेरे साथ एक ड्रिंक लो। ली अन्ना ने एक ड्रिंक दी और मुस्कुराते हुए कहा। ओह हाँ, रणविजय ने सिर हिलाया और ड्रिंक ले ली। वह चीज़ों को वैसे ही लेता था जैसे वे आती हैं। अब जबकि रणविजय ने ली अन्ना से वादा किया था कि वह कुछ समय के लिए उसके साथ बैठेगा और उसका साथ देगा, बजाय इसके कि वह उसे अनदेखा करने जैसा व्यवहार करे। आखिरकार उसे किसी और के लिए ऐसा करना था। काजल के साथ उसकी दोस्ती के मद्देनज़र वह कमोबेश उसकी इज्जत बचाने की कोशिश करेगा। लेकिन अब ली अन्ना को रणविजय के करीब बैठे देखकर मा चेंग और भी परेशान हो गया। उसने अपना गिलास उठाया और कहा, चलो आज लुलू का जन्मदिन है, चलो उसके लिए पीते हैं। ली अन्ना के अलावा दृश्य में मौजूद 3 महिलाओं में से 2 पीले बालों वाली महिला और पोनीटेल वाली महिला थीं। पीले बालों वाली महिला लियुलू थी, जो ली अन्ना की सबसे अच्छी दोस्त थी, साथ ही वह आज अपना जन्मदिन मना रही थी। जब उसने मा चेंग की अपील सुनी तो ली अन्ना ने रणविजय के साथ अकेले गिलास टकराने का विचार फिलहाल छोड़ दिया। रणविजय ने भी अपना गिलास उठाया और बहुत सहयोगात्मक ढंग से एक घूंट लिया। अन्ना, दूसरों की पार्टी में शामिल होते समय तुम्हारे दोस्त ने अपना परिचय क्यों नहीं दिया? क्या वह बहुत घमंडी नहीं है? अभी अभी मैंने वह पांडा कार देखी जिस पर वह सवार होकर यहाँ आया था और उसकी कीमत 50,000 युआन से भी कम है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? अरे, वह इस तरह से क्यों व्यवहार कर रहा है? क्या वह हमसे घृणा करता है? अपना गिलास नीचे रखने के बाद मा चेंग ने व्यंग्यात्मक रूप से कहा। हाँ, रणविजय ने उस पर एक हल्की नज़र डाली और फिर बस सिर हिला दिया। अध्याय 124। मा चेंग का चेहरा एकदम से सख्त हो गया। वह रणविजय को घूर कर देखने लगा, थोड़ा हैरान। आमतौर पर चाहे कोई भी अवसर हो जो लोग बाद में दूसरों की पार्टी में शामिल होते हैं, वे मैं तुमसे घृणा करता हूँ जैसे शब्द नहीं कहते। हालांकि इस आदमी ने सिर्फ सिर हिलाया और इसे स्वीकार किया। तुम हमारी तरफ देखते हो? मा चेंग ने उसे घूर कर पूछा। उसकी हैरानगी की जगह गुस्से ने ले ली। तो क्या? रणविजय ने शांति से कहा। उसके ऐसा कहते ही माहौल एकदम जम गया। यहाँ तक कि जन्मदिन की लड़की लियुलू और उसकी दूसरी सहेलियां भी काफी नाराज दिखीं। अच्छा, मा चेंग ने अपनी आंखें चौड़ी करके अपने साथियों की ओर देखा और फिर अविश्वास से कहा, बहुत बढ़िया अन्ना, तुम्हारा ये दोस्त वाकई कमाल का है। दूसरे की बर्थडे पार्टी में शामिल होने वाला आदमी कहता है कि वह पार्टी में दूसरों को देखता है ना? तुम्हारा क्या मतलब है? तुम इतने घमंडी क्यों हो? तुम्हारी पृष्ठभूमि क्या है? मुझे जवाब दो, मुझे देखने दो कि तुम इतने आत्मविश्वासी क्यों हो। जब उसने आखिरी कुछ शब्द कहे, मा चेंग ने गुस्से से रणविजय को घूरा। मा चेंग के रवैये को देखते हुए अगर रणविजय ने उसे जवाब नहीं दिया तो वह अपना आपा खो देगा। झंझट मत करो, झंझट मत करो। दरअसल रणविजय के शब्दों ने ली अन्ना को काफी परेशान कर दिया। यह उसकी उम्मीदों से परे भी था। ये ध्यान देने वाली बात है कि हर बार जब रणविजय काजल के लिए जाता था तो वह बगल में रहने वाले बड़े भाई की तरह मिलनसार व्यवहार करता था और यही एक कारण था कि ली अन्ना उसे आकर्षक लगती थी। लेकिन उसे कभी नहीं लगा कि दूसरे अजनबियों से बात करते समय वह बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। हालांकि आज लियुलू का जन्मदिन था, इसलिए ली अन्ना नहीं चाहती थी कि वे पार्टी में कोई तमाशा करें। इसलिए उसने शांति बनाने की कोशिश करते हुए अपना मुंह खोला। मा चेंग, अपनी बात संभालो। भाई रणविजय को उन लोगों से बात करना पसंद नहीं है जिन्हें वह नहीं जानता। खास तौर पर तुमने अभी जो लहजा इस्तेमाल किया वह थोड़ा शातिर था। चलो सब कम बात करें लेकिन ज्यादा पिएं। ली अन्ना, क्या तुम्हें लगता है कि अब हम शराब पीने के मूड में हैं? घुंघराले बालों वाले आदमी ने एक व्यंग्यात्मक हंसी निकाली और कहा, क्या ये सच में भाईमा के असावधान लहजे की वजह से है कि वह हमसे घृणा करता है? खैर, अजनबियों से बात करना पसंद नहीं। फिर वह यहाँ क्या कर रहा है? बहुत दिलचस्प है। हाँ, घोड़े की पूंछ वाली लड़की ने रणविजय की ओर आंखें घुमाई और कहा, वह दूसरों की मेज पर मुफ्त में बैठता है, दूसरों का पे मुफ्त में पीता है, लेकिन फिर भी वह ऐसे अप्रिय शब्द बोल रहा है। कितना हास्यास्पद है। उनकी शिकायतें सुनने के बाद ली अन्ना भी थोड़ी चिंतित हो गई। अब एक तरफ उसकी वर्तमान बेस्टी का भाई और दूसरी तरफ कॉलेज में उसकी बेस्टी, वह वास्तव में परेशान थी। साथ ही अब उसे रणविजय को उनके साथ बैठने के लिए घसीटने का पछतावा हो रहा था। हालांकि जब उसने ये शब्द सुने तो रणविजय ने अपना चेहरा साफ रखा, दूसरों की तरफ एक नज़र भी नहीं डाली। उसने उन सभी को अनदेखा कर दिया। वास्तव में उसका व्यवहार काफी उचित था। खैर, एक चींटीखोर चींटियों की बातों की परवाह कैसे कर सकता है। बस आखिरकार जन्मदिन की लड़की लियुलू ने मध्यस्थता करने के लिए अपना मुंह खोला। हम यहाँ मौज मस्ती के लिए आए हैं। हमें बस अब खुद का आनंद लेने की जरूरत है, दूसरी चीजों का जिक्र मत करो। बस मुझ जन्मदिन की लड़की के लिए एक एहसान करो, ठीक है?
ठीक है, माँ चेंग मुस्कुराई। रणविजय पर अपनी नजरें गड़ाए हुए उसने कहा, ठीक है, आज लुलू की खातिर तुम बदमाश, मैं बस ये दिखावा करूंगा कि मैंने तुम्हारी पिछली बातें नहीं सुनी, बशर्ते कि तुम खुद को सजा देने के लिए 3 गिलास पी लो। अब पी लो। 3 गिलास कैसे काफी हो सकते हैं? उसके रवैये के आधार पर उसे कम से कम हमारे सामने झुककर माफी भी मांगनी चाहिए। घुंघराले बालों वाले आदमी ने व्यंग्य किया। एक साधारण आदमी के लिए आयातित शराब की एक पूरी बोतल पीना एक बहुत कठिन अनुभव था। इस समय रणविजय ने बस उदासीनता से उनकी ओर देखा और कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तुम बदमाश, क्या तुम एक अच्छी बीट की तलाश में हो? अंत में मा चेंग खुद को और अधिक रोक नहीं सका और अपनी मुठ्ठियां मेज पर पटक दी। उसने रणविजय को ऐसे घूरा जैसे वह उसे मुक्का मारने वाला हो। ये देखकर कि दृश्य नियंत्रण से बाहर हो रहा था, लियुलू जल्दी से अपने पैरों पर खड़ी हुई और मा चेंग को वापस खींच लिया। उसने कहा, ठीक है, इस आदमी से बात मत करो जिसके पास कोई शिष्टाचार नहीं है। चलो डांसिंग फ्लोर पर चलते हैं और कुछ मजा करते हैं। लियुलू ने खींचतान की और आखिरकार मा चेंग को टेबल से दूर खींच लिया। जाने से पहले मा चेंग ने रणविजय पर एक भयंकर नजर डाली। ली अन्ना, तुम ऐसे कमीने से दोस्ती कैसे कर बैठी? एक घटिया पांडा कार चला रही हो जिसकी कीमत सिर्फ 1 दर्जन हजार युआन है। वह खुद को क्या समझता है? घुंघराले बालों वाले आदमी ने दुष्ट स्वर में कहा। फिर उसने अपनी एड़ियां घुमाई और डांसिंग फ्लोर की ओर बढ़ गया। अन्ना, मुझे भी लगता है कि तुम्हारा दोस्त बहुत ही घटिया है। हम डांसिंग फ्लोर पर तुम्हारा इंतजार करेंगे। उन शब्दों का अंतर्निहित अर्थ बस इतना था कि उसे उम्मीद थी कि ली अन्ना किसी बहाने से रणविजय को भगा देगी ताकि उनकी पार्टी पर कोई असर न पड़े। उनके जाने के बाद टेबल पर सिर्फ ली अन्ना और रणविजय ही बचे थे। ली अन्ना के हाव भाव काफी मिले जुले लग रहे थे, जबकि रणविजय काफी शांत लग रहा था। भाई रणविजय, ली अन्ना ने एक तरह की चिढ़ भरी आवाज में कहा, मुझे माफ करें कि मैंने तुम्हें इतनी परेशानी में डाल दिया। उसने वास्तव में सोचा कि रणविजय को दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि मा चेंग ने जो पहली बात कही थी वह काफी अपमानजनक थी। कोई भी उसे सुनकर असहज महसूस करेगा। कोई बात नहीं, रणविजय ने सहजता से जवाब दिया। ये ली अन्ना की खातिर भी था कि उसने उन लोगों को टेबल से जाने दिया जिन्होंने उसे ताना मारा था। इस बार वह इस जगह को समतल करने के लिए आया था, इसलिए उसे कुछ बेवकूफ युवाओं को सबक सिखाने में कोई आपत्ति नहीं होगी। मुझे नहीं पता था कि यह इस तरह से होगा। भाई रणविजय, कृपया उनकी बातों को गंभीरता से न लें। ली अन्ना ने कुछ वादा करने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन रणविजय ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और जवाब दिया, ये ठीक है। मैंने सुना है कि उस समय आपने लिली का अच्छा ख्याल रखा था, इसलिए आपको मेरे साथ इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। जब कोई मुझे 1 इंच भी सम्मान देता था तो मैं उसका बदला 1 फुट सम्मान से चुकाता था। जब कोई मुझसे 1 किलो चावल छीनता था तो मैं उससे हजारों किलो चावल छीन लेता था। रणविजय हमेशा इसी तरह काम करता था। बार में ली अन्ना और स्कॉर्पियन बिल्कुल 2 तरह के लोगों के मामले थे जिनसे रणविजय को निपटना था। मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। ली अन्ना मुस्कुराई और आगे बोली, सुना है कि लिली और भाई रणविजय ने एक नया रेस्तरां खोला है। उसने मुझे बताया कि वहाँ का खाना बहुत स्वादिष्ट है और पिछली बार वह मुझे वहाँ ले जाना चाहती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में मैं ओवरटाइम काम में बहुत व्यस्त था और नहीं जा पाया। अगली बार जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं निश्चित रूप से वहाँ जाऊँगा और कोशिश करूँगा। हाँ, रणविजय ने सिर हिलाया और कहा, अपने दोस्तों से मिलने जाओ। मैं इस ड्रिंक के बाद अपने व्यवसाय पर जाऊँगा। ठीक है, तो ठीक है। ली अन्ना ने सिर हिलाया। उसका गिलास उठाते हुए उसने कहा, चलो पीते हैं। रणविजय ने अपना गिलास पकड़ा, ली अन्ना के गिलास से टकराया और एक घूंट लिया। फिर ली अन्ना उठकर चली गई। उसके जाने के बाद रणविजय की नज़र उसके आगे डांसिंग फ्लोर पर पड़ी। उसने शराब का एक और घूंट लिया जो उसकी नज़र में घटिया क्वालिटी का था और उसे माहौल अजीब और जाना पहचाना लगा। दूसरी तरफ मा चेंग को जबरदस्ती डांसिंग फ्लोर पर घसीटा गया। उसने झल्लाते हुए कहा, रुको, मुझे मत खींचो। वह बदमाश कौन है? वह वाकई घमंड से फूला हुआ है। उसके लिए अच्छा है, जाने दो। भाई चेंग, घुंघराले बालों वाले आदमी ने उसे दिलासा देने के लिए जल्दी से कहा, उस छोटे बदमाश की वजह से नाराज मत हो। जब हमने उसे वह घटिया कार चलाते देखा तो हम समझ गए थे कि वह एक घटिया आदमी है। उसका शिष्टाचारहीन होना भी उम्मीद के मुताबिक ही है। ठीक है, मेरे हिसाब से ये सब ली अन्ना की वजह से है। हम तो बस मौज मस्ती कर रहे थे, लेकिन उसने किसी दूसरे आदमी को हमारे साथ आने के लिए क्यों कहा? घोड़े की पूंछ वाली लड़की ने कुछ नाराजगी से कहा, उसका हमारे साथ आना ठीक था, लेकिन उसने घमंडी नज़र से देखने की हिम्मत की जैसे कि हम पर उसका पैसा बकाया है। उसके सिर में पत्थर होंगे, ढेर सारे पत्थर। वह पागल है, बस छोड़ो तुम सब। लियुलू ने एक गहरी सांस ली, फिर कहा, चलो उदास होना बंद करो। देखो, क्या अन्ना हमारे पास नहीं आ रही है? वे सब ने पीछे मुड़कर देखा कि ली अन्ना भीड़ से निकलकर उनकी ओर आ रही है। जब वह पास आए लेकिन कुछ नहीं बोली तो अचानक उसके बगल में बैठा एक भूरे बालों वाला आदमी, जिसने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी, अचानक पीछे की ओर गिर पड़ा, जिससे ली अन्ना का वजन बढ़ गया और वह जमीन पर गिर पड़ी। उस आदमी ने अपना सिर हिलाया और बगल की ओर लुढ़क गया। फिर जब उसने देखा कि उसके नीचे एक सुंदरी दबी हुई है तो वह हंसा और बोला, ओफ, तुम भी सुंदरी हो।
चलो सुंदरी, मैं तुम्हें अपनी बाहों में भर लूंगा और तुम्हें उठाने में मदद करूंगा। ये कहने के बाद वह ली अन्ना को गले लगाने जा रहा था। इस दृश्य को देखकर मा चेंग का गुस्सा फूट पड़ा। वह गुस्से से चिल्लाया, उसे अपनी बाहों में पकड़ो, भाड़ में जाओ। जब उसने ये शब्द कहे तो उसने भूरे बालों वाले आदमी को जोर से लात मारी और उसे जमीन पर गिरा दिया। शिट! भूरे बालों वाले व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया। जैसे ही उसने गाली गलौज की, वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया और मा चेंग से हाथापाई करने लगा। ये देखकर मा चेंग के साथी खड़े होकर सिर्फ देखते ही नहीं रहे, इसके बजाय उन्होंने भी भूरे बालों वाले व्यक्ति पर मुक्के और लात बरसाए। कुछ देर बाद भूरे बालों वाले व्यक्ति के दो पुरुष साथियों ने देखा कि क्या हो रहा है। वे दौड़े और दूसरों से कुश्ती करने लगे। उनके संघर्ष के कारण उन दर्शकों को कुछ कदम पीछे हटना पड़ा ताकि उन्हें साफ जगह मिल सके। घटनास्थल पर बार में काम करने वाले एक वेटर ने अपनी वॉकी टॉकी पर कुछ कहा। 1 मिनट से भी कम समय में काली टी शर्ट पहने हुए लगभग 7 या 8 सुरक्षा कर्मचारी घटनास्थल पर पहुंचे और उन लोगों को काबू में किया जो आपस में लड़ रहे थे। जब सुरक्षा कर्मचारियों के नेता ने देखा कि ली अन्ना और 2 अन्य महिलाएं बहुत सुंदर थीं, तो उसने मुस्कुराते हुए अपने अधीनस्थों को आदेश दिया कि वे उन्हें ऊपर ले जाएं और भाई बिच्छू को उन्हें संभालने दें। इसलिए उन सभी को साइड के दरवाजे से बार से बाहर निकाल दिया गया। इस छोटे से उपद्रव का नाइट क्लब पर ज्यादा असर नहीं पड़ा। यहाँ तक कि रणविजय, जो कमरे के दूसरी तरफ था, को भी पता नहीं चला कि क्या हुआ। अपना गिलास खत्म करने के बाद रणविजय खड़ा हुआ और बाहर की ओर टहलने लगा। उसकी आंखें बेहद ठंडी और अलग थलग थीं। जब वह बार से बाहर निकला और गोल लॉबी में पहुंचा तो उसने देखा कि लॉबी में अभी भी चहल पहल थी। गोल लॉबी के दूर छोर पर 2 लिफ्ट थीं, जिनमें से प्रत्येक के सामने काले कपड़े पहने 2 गार्ड तैनात थे। रणविजय शांत चेहरे के साथ लिफ्ट की ओर गया। उसके पास पहुंचने से पहले एक गार्ड, जो ब्रश कट वाला आदमी था, ने रणविजय से पूछा, क्या तुम्हारे पास हमारा सदस्यता कार्ड है? हालांकि रणविजय ने उसकी परवाह नहीं की और आगे बढ़ता रहा। सदस्यता कार्ड के बिना आप लिफ्ट का उपयोग नहीं कर सकते। यदि आप दूसरी या तीसरी मंजिल पर खेलने जा रहे हैं तो बस बाईं ओर की सीढ़ी का उपयोग करें, ब्रश कट वाले आदमी ने कहा, भौहें सिकुड़ते हुए। चांगशेंग नाइट क्लब में कुल 7 मंजिलें थीं। पहली से तीसरी मंजिल तक का क्षेत्र आकस्मिक ग्राहकों के लिए खुला था। चौथी से छठी मंजिल तक यह विशेष रूप से क्लब के सदस्यों के लिए उपलब्ध था। जो पुरुषों के लिए स्वर्ग था, वे जुआ सहित विभिन्न सेवाएं प्रदान करते थे। हालांकि जुआ गतिविधियां बड़े पैमाने पर नहीं थीं, लेकिन यहाँ इस तरह के जुए के कारोबार को चलाने में सक्षम होना फॉरएवर हार्मनी एसोसिएशन की शक्ति का पर्याप्त सबूत था। दूसरी मांग का सामना करते हुए रणविजय ने अभी भी जवाब नहीं दिया। अपनी अभिव्यक्ति को पूरी तरह से शांत रखते हुए वह लिफ्ट की ओर चलता रहा। रुको! दूसरा गंजा गार्ड एक क्रूर नजर से उसकी ओर बढ़ा। उसने ठंडे स्वर में पूछा, क्या तुम बहरे हो? क्या तुमने नहीं सुना कि लिफ्ट बाहरी लोगों के लिए खुली नहीं है? इतना कहने के बाद गंजे आदमी ने उसे एक बुरी नजर से देखा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे सामने वाला आदमी यहाँ परेशानी खड़ी करने के लिए आया है या नहीं, मैं बता सकता हूँ कि वह अपने इस रवैये से ऐसा करेगा। उस स्थिति में भले ही मुझे उसे घायल करना पड़े, फिर भी मैं अपने बड़े भाई को अपने बैकअप के रूप में रखूंगा। इस प्रकार गंजे आदमी ने अपने दाहिने हाथ से पीछे से एक इलेक्ट्रिक बटन पकड़ा, बटन दबाया और इलेक्ट्रिक बटन को भिनभिनाने दिया। वह एक भयानक मुस्कान के साथ रणविजय की ओर बढ़ गया। इस दृश्य ने राहगीरों का ध्यान आकर्षित किया। इतना ही नहीं, रिसेप्शन काउंटर पर कई वेटर और गेट के सामने 2 पंक्तियों में खड़े सहायक भी उन पर उत्सुक नजर डालने लगे। चांगशेंग नाइट क्लब में इस तरह का दृश्य शायद ही कभी हुआ हो। जब भी ऐसा हुआ तो यह उन लोगों के कारण हुआ जो बहुत नशे में थे। हालांकि इस साल में यह पहली बार था जब एक शांत लेकिन शांत व्यक्ति ने ऐसा दृश्य बनाया। अध्याय 125। जब वे उलझन में थे तो वे सभी अनुमान लगा रहे थे, क्या ये युवक जीवित रहने से ऊब गया है? भाई बिच्छू के इलाके में उपद्रव मचाने की हिम्मत की। परिणाम अकल्पनीय हैं, लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसने उन्हें चौंका दिया। वह गंजा आदमी रणविजय के पास आया। उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ इलेक्ट्रॉनिक डंडा उठाया और द्वेषपूर्ण ढंग से गुर्राया, भाड़ में जाओ, मैं तुम्हें मार डालूंगा। बस तभी वे शब्द फीके पड़ गए। खड़खड़ाहट, खड़खड़ाहट, धमाका, धमाका। रणविजय ने अचानक अपना हाथ हिलाया और गंजे आदमी की दोनों भुजाओं पर एक हल्का मुक्का मारा, लेकिन हड्डियों के टूटने की आवाज आई जो सुनने में काफी स्पष्ट थी। यहाँ तक कि गंजे आदमी की भुजा पहले से ही एक अजीब कोण पर थी। इसके बाद रणविजय ने गंजे आदमी के पेट पर एक लात मारी, जिससे पहली धमाका हुआ। झुकते ही गंजा आदमी पीछे की ओर हवा में उछल गया। उसका शरीर झींगा जैसा था और दीवार से टकराया जो 6 मीटर दूर थी, जिससे दूसरी जोरदार आवाज हुई। गंजे आदमी के मुंह और नाक से खून बहने लगा और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। अभी अभी जो जोरदार आवाज हुई उससे लोगों को अंदाजा हो गया कि रणविजय के वार की ताकत निश्चित रूप से बहुत जोरदार थी। इस समय लॉबी में मौजूद हर कोई वहीं जड़वत हो गया। हॉल में सन्नाटा छा गया। आपको शायद फर्श पर पिन गिरने की आवाज सुनाई दे। रणविजय आगे बढ़ता रहा। उसका चेहरा अभी भी शांत था, लेकिन जैसे ही दूसरे गार्ड ने उसे आते देखा, वह डर से कांप उठा। तुम क्या करने जा रहे हो? वह आदमी घबराया हुआ लग रहा था।
उसने धमकी भरे अंदाज में चिल्लाने की कोशिश की, क्या तुम जानते हो कि यह जगह कहाँ है? ये भाई बिच्छू का इलाका है। लेकिन रणविजय ने उसकी आवाज़ को अनसुना कर दिया और उसके पास चला गया। उसे प्रतिक्रिया करने का कोई समय दिए बिना उसकी मुट्ठियां और लात फिर से गार्ड पर पड़ी और उसे पहले गार्ड की तरह ही मार दिया गया। उसकी दोनों कोहनी टूट गई और उसे अंदरूनी चोट भी काफी गंभीर लगी, जिसका मतलब था कि वह अपने जीवन के बाकी समय में अपनी बाहें नहीं उठा पाएगा। क्या वह बहुत क्रूर था? नहीं, दरअसल रणविजय की ताकत अपेक्षाकृत कमजोर थी। अगर उसे बेस बिल्डिंग फेज से ऊपर जन्मजात फेज होता तो स्कॉर्पियन के गिरोह में कोई भी उसके हमलों से बच नहीं पाता। आपको कभी भी यह नहीं मानना चाहिए कि कोई भी विशेषज्ञ जो क्रैश फेज में पहुंच गया हो वह अच्छे स्वभाव का हो सकता है। गार्डों को पीटने के बाद रणविजय शांति से एक लिफ्ट में चढ़ गया और 7वीं मंजिल का बटन दबाया। जब वह चला गया तो लॉबी में मौजूद लोगों ने एक दूसरे को चौंका दिया। उनके चेहरों पर स्पष्ट रूप से हैरानी साफ झलक रही थी। बकवास, कोई मुसीबत में पड़ गया है। होश में आने के बाद रिसेप्शन काउंटर पर मौजूद कई वेटर चिल्लाने लगे। वे जल्दी से वॉकी टॉकी लेकर बगल में खड़े सुरक्षा कर्मियों पर चिल्लाए, जल्दी करो, ऊपर वालों को सूचित करो। ये शब्द सुनकर सुरक्षाकर्मी ने जल्दी से वॉकी टॉकी उठाए और ऊपर के गार्डों को देखा। लॉबी में मौजूद दूसरे राहगीरों को बहुत बुरा लगा। उन्होंने अपने साथियों की तरफ देखा और हैरानी से कहा, उसने इन लोगों को सिर्फ 2 बार करके इस तरह पीटा। बकवास, इतना बेरहम। वह बिल्कुल ही क्रूर आदमी है। वह आदमी बहुत ताकतवर है, बिना कुछ कहे हमला कर रहा है। कितना निर्दयी। मुझे लगता है कि हाल के दिनों में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। हालांकि ये भाई बिच्छू का इलाका है। भला वह इतनी आसानी से कैसे घुस सकता है? अब जब उसमें ऊपर जाने की हिम्मत आ गई है तो शायद उसे जल्द ही टूटे हुए अंगों के साथ बाहर फेंक दिया जाएगा। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। लोगों ने सिर हिलाया और आह भरी। जब वे रणविजय के व्यवहार पर चर्चा करने में व्यस्त थे, अचानक एक आदमी लॉबी में भागता हुआ आया। उस आदमी को देखते ही सभी वेटर चकित रह गए, फिर सम्मान दिखाने के लिए सिर हिलाया। भाई फैंग, उन्होंने एक स्वर में पुकारा, लेकिन झाओ फैंग ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। उसने पहले ही लिफ्ट के सामने लेटे हुए 2 लोगों को देख लिया था। जब वह भागकर उनके पास गया और उन पर नजर डाली तो उसका दिल धड़कना बंद हो गया। हे भगवान, बॉस बहुत क्रोधित हो गए होंगे। झाओ फैंग दूसरी लिफ्ट की ओर भागा और अधीरता से बटन दबाया। जब लिफ्ट खुली तो वह अंदर भागा और 7वीं मंजिल का बटन दबाया। इस समय वह इससे अधिक चिंतित नहीं हो सकता था। 2 गार्डों की स्थिति के आधार पर वह बता सकता था कि बॉस कोई दया दिखाने का इरादा नहीं रखता था, जिसका मतलब था कि वह भड़कने वाला था। साथ ही बॉस जैसे सहज व्यक्ति के लिए एक बार जब वह गुस्से में आ जाता तो यह वास्तव में दुर्जय होता। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अगर बॉस ने आज सच में स्कॉर्पियन को मार डाला तो उसे डर था कि भविष्य में और कोई शांतिपूर्ण दिन नहीं होगा। इस बीच नाइट क्लब की 7वीं मंजिल पर। 7वीं मंजिल कुछ वरिष्ठ सदस्यों के लिए एक मनोरंजक जगह थी। इसमें कुल मिलाकर 8 बड़े डीलक्स निजी कमरे थे और उनमें से प्रत्येक में वह सब कुछ था जिसकी कोई उम्मीद कर सकता था। एक विविध मनोरंजक स्थल के रूप में होटल के कमरों के समान कई कमरे भी थे, जो विशेष रूप से उन पुरुषों और महिलाओं के लिए तैयार किए गए थे जो अधिक मनोरंजन की तलाश में थे। अभी स्कॉर्पियन और उसके कुछ अधीनस्थ हॉल नंबर 1 में थे, जहां 20 से अधिक लोग बैठे थे। उनमें से आधे पुरुष थे, आधी महिलाएं थीं। वे सभी एक गोल मेज के पास बैठे थे, खा रहे थे, पी रहे थे और छोटी छोटी बातें कर रहे थे। स्कॉर्पियन के बगल में एक लंबी और पतली सुंदरी खड़ी थी जो थोड़ी घबराई हुई लग रही थी। वह एक कैंपस बैले थी जिसे स्कॉर्पियन के लोगों ने खास तौर पर कॉलेजों से चुना था। अब ये कैंपस बैले सेक्सी कपड़े पहने हुए थी, स्कॉर्पियन के करीब थोड़ा तनाव में झुकी हुई थी। भाई स्कॉर्पियन, उसके एक आदमी ने दरवाजा खटखटाया और अंदर आया। उसने स्कॉर्पियन की तरफ सिर हिलाया और सम्मानपूर्वक कहा, अभी अभी ग्राहकों के 2 समूह पहली मंजिल पर रात के मनोरंजन स्थल पर झगड़ पड़े। उनमें से कुछ लड़कियां बहुत सुंदर हैं, इसलिए मैं आपसे सलाह मांगने आया हूं, भाई स्कॉर्पियन। ओह, स्कॉर्पियन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, हल्की हंसी निकाली और कहा, उन्हें अंदर ले आओ। उस शब्द पर आदमी ने सिर हिलाया और खुद को कमरे से वापस खींच लिया। स्कॉर्पियन के आसपास के लोग जोर जोर से हंसने लगे। अब हमारे पास देखने के लिए एक शो है, हा हा। आखिरी बार इस नाइट क्लब में किसी ने कब तक उपद्रव मचाने की हिम्मत की थी। अब ये बहुत दिलचस्प हो रहा है। हंसते हंसते वे अपने पास बैठी उन सुंदर लड़कियों को भी छूने लगे, जिससे एक के बाद एक हंसी मजाक शुरू हो गया। लगभग 1 दर्जन सेकंड बाद जब वह आदमी चला गया तो वह कमरे में फिर से दाखिल हुआ। उसके पीछे मा चेंग का समूह और भूरे बालों वाला आदमी अपने 2 साथियों के साथ आया। कुछ देर पहले वे या तो बहुत नशे में थे या खुद को नियंत्रित करने में बहुत उग्र थे, लेकिन जब उन्हें झगड़ा करने के बाद ऊपर लाया गया तो वे तुरंत ही निढाल हो गए। अब कमरे में लोगों को देखकर उन सभी को लगा कि उनके दिमाग में हलचल मच गई है। बिच्छू ने कुछ नजरों से उनका निरीक्षण किया और अंततः अपनी नजरें ली अन्ना और अन्य 2 महिलाओं पर टिका दी। उसने आंखें सिकुड़ते हुए कहा, अलग अलग खड़े हो जाओ, मुझे देखने दो कि कौन किस समूह से है। उन शब्दों को सुनकर मा चेंग और अन्य लोग जल्दी से 2 समूहों में खड़े हो गए। एक तरफ 3 पुरुष हैं, दूसरी तरफ 2 पुरुष और 3 महिलाएं हैं। अच्छा, क्या तुम जानते हो कि मेरे क्लब में गड़बड़ी पैदा करने का क्या नतीजा होता है?
बिच्छू ने सहजता से पूछा। भाई बिच्छू, मुझे बहुत खेद है। हम जानते हैं कि यह हमारी गलती है। हम यहाँ कभी कोई उपद्रव करने की हिम्मत नहीं करेंगे। मैं हर दिन इस क्लब में आता हूँ। मैं भूरे बालों वाले आदमी ने घबराते हुए जवाब दिया। लेकिन इससे पहले कि वह वाक्य पूरा कर पाता, बिच्छू ने उसे ठंडे स्वर में टोक दिया। तो तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ माफी मांगकर इस पर काबू पा सकते हो? भूरे बालों वाला आदमी यह सुनकर हैरान रह गया। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं नहीं, मेरा यह मतलब नहीं है। बिच्छू ने तिरस्कार करते हुए कहा, तो फिर तुम्हारा क्या मतलब है? मैं भूरे बालों वाला आदमी इतना चिंतित हो गया कि उसके माथे पर ठंडा पसीना टपकने लगा। वह खुद को समझाना चाहता था लेकिन गलत शब्द कहने से भी डर रहा था। बकवास, कितना निकम्मा है, बिच्छू ने व्यंग्य किया और खड़ा हो गया। वह सोफे के पीछे गया और एक स्टील की छड़ निकाली। फिर अपनी आंखों में क्रूरता की झलक दिखाते हुए बिच्छू भूरे बालों वाले आदमी की ओर बढ़ा। इस समय घटनास्थल का माहौल धीरे धीरे ठंडा हो गया। बिच्छू के अधीनस्थ यह सब दिलचस्पी से देख रहे थे, जबकि मा चेंग और यहाँ लाए गए अन्य लोग पूरी तरह से डरे हुए थे। वे अभी केवल अपने सिर की सुन्नता महसूस कर सकते थे। वह भूरे बालों वाला आदमी विशेष रूप से पीला पड़ गया क्योंकि बिच्छू ने जो भयानक काम किए थे वे उसके दिमाग में घूम रहे थे। घबराए और परेशान होकर उसने गलती से अपनी आंख के कोने से मा चेंग को देखा, इसलिए उसने जल्दी से उसकी ओर इशारा किया और कांपती आवाज में कहा, भाई बिच्छू, उसने ही सबसे पहले हमला किया था। मैं बिल्कुल भी लड़ना नहीं चाहता था। ये सब उसी का है। मैं दोषी नहीं हूँ। इस पर भूरे बालों वाले आदमी के दो साथियों ने जल्दी से सहमति में कहा, ठीक है ठीक है। उन्होंने पहले लड़ाई शुरू की। हमारा कोई दोष नहीं है। हाँ, सच में। बिच्छू उनके सामने चला गया और तीनों के भयभीत चेहरों को घूरने लगा। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम लोगों ने कुछ भी गलत नहीं किया। भूरे बालों वाले आदमी का चेहरा अचानक लकड़ी जैसा हो गया। जैसे ही उसने कुछ जवाब देने की कोशिश की, बिच्छू ने उसे ऐसा करने का समय नहीं दिया क्योंकि उसके हाथ में स्टील की छड़ पहले से ही भूरे बालों वाले आदमी की बांह की ओर बढ़ रही थी। क्रैक! एक जोरदार झटके के साथ भूरे बालों वाले आदमी का हाथ मुड़ गया। ओह! वह टूटे हुए हाथ को पकड़े हुए जमीन पर गिर गया और दर्द से चिल्लाने लगा। उसके साथी कांप उठे, चेहरे पीले पड़ गए। वे लड़खड़ाते हुए घुटनों के बल बैठ गए और फूट फूट कर रोने लगे। बड़े भाई, अब हम जान गए हैं कि हम दोषी हैं। कृपया हमें दूसरा मौका दें, कृपया। मैं आपकी एक भुजा तोड़कर आपको दूसरा मौका दे रहा हूँ। बिच्छू ने एक क्रूर हंसी निकाली। ऐसा कहने के बाद उसके हाथ में स्टील की छड़ फिर से ऊपर उठ गई। दो स्पष्ट झटकों के साथ उसके दो साथियों का भी यही हश्र हुआ। कितना शक्तिशाली! सोफे पर बैठे अधीनस्थों ने उत्साहपूर्वक तालियां बजाईं और जयकारे लगाए, लेकिन उनके बगल में बैठी लड़कियों के हाव भाव अलग थे। कुछ उत्साहित दिख रही थीं, कुछ सहानुभूति से भरी हुई थीं और कुछ पूरी तरह से अलग और उदासीन थीं। मा चेंग और उनके साथी भी डर गए। बिच्छू को अपनी ओर आते देख वे खुद को पीछे हटने से नहीं रोक पाए, इस डर से कि अगला रॉड हमला उनकी अपनी भुजाओं पर न पड़ जाए। यहाँ तक कि ली अन्ना भी इस जन्मदिन की पार्टी में जाने के लिए खुद को जोर से कोसने लगी। भाई बिच्छू, कृपया पहले शांत हो जाओ। मुझे मत मारो, बस सुनो, मेरी व्याख्या सुनो। घटनास्थल पर मा चेंग डर से कांपने लगा। स्पष्टीकरण? ठीक है, मुझे स्पष्टीकरण दो। वैसे भी मैं एक समझदार आदमी हूँ। बिच्छू ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया और फिर लापरवाही से स्टील की छड़ को एक तरफ फेंक दिया और मा चेंग के पास गया, जो थोड़ा शर्मिंदा दिख रहा था। ये देखकर कि उसने स्टील की छड़ को फेंक दिया था, मा चेंग ने अपने मन में राहत की एक छोटी सी सांस ली। उसने एक चापलूसी भरा चेहरा बनाया और कहा, भाई बिच्छू, मैं मानता हूं कि यह मेरी लीग थी जिसने इस लड़ाई को शुरू किया था। मैं अब आपसे माफी मांगता हूं, ठीक है? मेरा नाम मा चेंग है, एरनान का अधीनस्थ, जो भाई बिच्छू के लिए भी काम कर रहा है। इस तरह हम वास्तव में एक ही लीग में हैं। ताली। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करता, स्कॉर्पियन ने मा चेंग के चेहरे पर जोरदार तमाचा मारा, जिससे वह वहीं एक गोल चक्कर में घूमने लगा और उसे चक्कर आने लगा। तुम्हारे साथ कौन है? अरे, मेरे साथ एरनान को भी ला रहा है। क्या तुम्हें नहीं पता कि मैंने पहले ही उसके सारे अंक तोड़ दिए हैं और उसे हांगकांग से बाहर फेंक दिया है? जैसे ही उसने बात की, स्कॉर्पियन ने मा चेंग के पेट को रौंद दिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। फिर स्कॉर्पियन की ठंडी आंखें दूसरों को स्कैन करती हुई अंततः ली अन्ना और अन्य दो महिलाओं पर टिक गईं। उसने मांग की, अब मैं तुम्हें दो विकल्प देता हूं। पहला ये कि तुम तीनों यहां स्ट्रिप डांस करने के बाद जा सकते हो। दूसरा ये कि मैं तुम्हारे दोनों पैर तोड़ दूंगा, उसके बाद तुम जा सकते हो। तुम्हारे पास इस पर विचार करने के लिए 5 सेकंड हैं। उसकी टिप्पणी सुनने के बाद पूरा कमरा ठंडा हो गया। बिच्छू के वे अधीनस्थ काफी शांत दिख रहे थे, जैसे कि वे कोई नाटक या कुछ और देख रहे हों, जबकि ली अन्ना, लियुलू और पोनीटेल वाली लड़की चादर की तरह पीली पड़ गई थी। 5, 4, 3। जैसे ही बिच्छू ने उन्हें देखा, उसने संख्याएं गिनना शुरू कर दिया। संख्या कम होते होते उसकी आंखें ठंडी होती गईं, जिससे ली अन्ना और अन्य दो के बाल खड़े हो गए, मानो वे अभी अभी बर्फ की गुफा में गिरे हों। 2। जब बिच्छू ने 2 गिना तो उसकी आंखें पहले से ही सिकुड़ गई थीं। उसके हाव भाव से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब उसने 1 कहा तो वह शायद अपने आदमियों को उनके पैर तोड़ने का आदेश देगा। तूफान के केंद्र में खड़े ली अन्ना और अन्य दो सभी राख से चेहरे वाले थे।
जैसे ही बिच्छू आखिरी संख्या गिनने वाला था, लियूलू बढ़ते दबाव को और सहन नहीं कर सकी। वह कमजोरी से जमीन पर गिर गई और चिल्लाई, नाचो, हम नाचते हैं। अध्याय 126 है। हा हा हा, बिच्छू ने गंभीर रूप से हंसते हुए सोफे पर वापस मुड़कर बैठ गया, धीरे से कहा, आगे बढ़ो। उसके बोलने के बाद लियूलू और अन्य 2 व्यक्ति हिले नहीं, इसलिए बिच्छू के आदमियों ने गाली दी। नाचो, चलो, मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुम अच्छा नहीं नाचोगे तो तुम में से कोई भी आज यहां से नहीं जा सकता। अगर तुम अच्छा नहीं नाचोगे तो हम तुम्हें बिस्तर पर प्रशिक्षित करने और बड़ी संख्या में नेटिजन्स को देखने के लिए एक वीडियो बनाने में कोई आपत्ति नहीं करेंगे। उद्धरण चिन्ह। शब्दों को सुनकर वे सभी हताश हो गए। वे क्या करेंगे? लियाना लगभग रोने को तैयार थी। उसे आज ऐसी अराजक जगह पर आने का पछतावा था, लेकिन गिरे हुए दूध पर रोने का कोई फायदा नहीं था। अगर वे नहीं नाचते तो उनकी कौमार्य की गारंटी नहीं हो सकती थी। लियाना को थोड़ा बेहतर महसूस हुआ जब उसे अपने द्वारा देखे गए वीडियो याद आए, क्योंकि उसने स्ट्रिपटीज में जितने भी स्ट्रिपर्स देखे थे वे सभी अपने कोट उतारकर सेक्सी लॉन्जरी दिखा रही थीं। इस तरह उसे थोड़ा सुकून मिला और उसने कल्पना की कि उसने बिकिनी पहन रखी है। हालांकि उसने पाया कि उसके सामने ये लोग बहुत मुश्किल थे। सोचते समय उसे और बाकी 2 को स्कॉर्पियन के आदमियों ने आगे धकेल दिया। नाचो, इसे उतारो। भीड़ की निगाहों के नीचे वे तीनों अपने शरीर को हिलाते हुए, अपने हाथों को कब्जों तक पहुंचाते हुए, साथ ही रणविजय लिफ्ट से 7वीं मंजिल पर चले गए। इस दौरान पहली मंजिल पर रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि क्या हुआ था, इसलिए नाइट क्लब के लोगों को पता था कि ऐसा कोई व्यक्ति है जो यहाँ मुसीबत मोल लेने आया है। 7वीं मंजिल के सुपरवाइजर ने कई कमरों में लगभग 20 लोगों को बुलाया, जिनमें से प्रत्येक के हाथ में एक स्टील का पाइप था। इसी तरह सबके चेहरे पर तीखेपन और उत्साह की झलक दिखाई दी। उनके लिए सबसे रोमांचक क्षण ऐसे लोगों को दंडित करना था जो परेशानी पैदा करने के लिए आते हैं, क्योंकि अगर परेशानी पैदा करने वालों को पीट कर मार भी दिया जाए तो भी शीर्ष अधिकारी दुर्घटना के बाद की स्थिति से निपट लेंगे। इसलिए उनका इरादा पूरी तरह से हमला करने का था। इसलिए सूट पहने सुपरवाइजर ने ठंडी आवाज में आदेश दिया, अपनी ताकत को रोककर मत रखो और उसे पीट कर मार डालो। मैं देखना चाहता हूं कि कौन बेवकूफ यहां परेशानी पैदा करने की हिम्मत करता है। हो, मैं बाद में कभी पीछे नहीं हटूंगा। लानत है, मैं एरगौर, अगर मैं उसे नहीं मार पाया तो अपना चेहरा खो दूंगा। उन्होंने कुछ दुर्भावनापूर्ण शब्द कहे। उनकी आंखों के सामने लिफ्ट धीरे धीरे 7वीं मंजिल पर चढ़ गई। डिंग, जब लिफ्ट के दरवाजे खुले तो उन्होंने उस आदमी को देखा जिससे वे लड़ने वाले थे। जब उन्होंने पाया कि रणविजय एक स्त्रीलिंग आदमी था तो उनकी आंखों में संदेह की एक झलक दिखाई दी। इतना कमजोर व्यक्ति 7वीं मंजिल तक कैसे जा सकता है? उन्होंने सोचा था कि जो व्यक्ति परेशानी खड़ी करने आया है वह लंबा और मजबूत होगा, लेकिन मौजूदा स्थिति ने उन्हें थोड़ा अस्वीकार्य महसूस कराया। ऐसा कमजोर आदमी सिर्फ एक झटके में अपनी हड्डी तोड़ सकता है ना? लिफ्ट में रणविजय के चेहरे पर कोई भाव नहीं था और उसकी आंखों में बिना किसी भावना के उदासीनता भरी हुई थी। उसने बाहर खड़े लगभग 20 लोगों की ओर से आंखें मूंद लीं और आगे बढ़ गया। शावक, क्या तुम यहाँ परेशानी खड़ी कर रहे हो? 7वीं मंजिल के सुपरवाइजर ने अपने बगल में बैठे एक छोटे से आदमी से स्टील की छड़ी पकड़ी, एक क्रूर मुस्कान के साथ ऊपर आया और कार्रवाई करने से पहले पूछा। उसने सोचा कि उसके सामने वाला आदमी स्थिति को समझने के बाद संतोषजनक उत्तर देगा और माफी मांगेगा। हालांकि उस आदमी ने बिना आंखें उठाए ही उसे अनदेखा कर दिया। भाड़ में जाओ, मौत का सामना करो। आंखों में द्वेष की चमक के साथ सुपरवाइजर स्टील की पाइप लेकर ऊपर की ओर बढ़ा। जब वह रणविजय के करीब पहुंचा तो उसने स्टील की पाइप उठाई, जिसका उद्देश्य रणविजय के सिर पर वार करना था। रणविजय सुपरवाइजर के वार से पहले ही हिल गया। शायद उसे लगा कि उसकी हरकतें बहुत धीमी थीं। जैसे ही रणविजय हिलता, लोग केवल चकाचौंध महसूस करते। वे ये देखकर हैरान थे कि रणविजय पहले ही सुपरवाइजर के पास आ चुका था। उसने बाद वाले को उदासीन नजर से देखा और अपने पैर को ऊपर उठाकर सुपरवाइजर की भुजाओं पर तेजी से लात मारी। खटखट खटखट, 2 भुजाएं तुरंत अजीबोगरीब आकार में आ गईं। हालांकि रणविजय ने उसे जाने नहीं दिया। उसके पैर ने सुपरवाइजर के घुटनों पर निशाना साधा। 2 कर्कश आवाजें निकलीं, सुपरवाइजर के दोनों घुटने टूट गए। फिर रणविजय ने उसे छाती पर लात मारी, जिससे वह 10 मीटर दूर उड़ गया, बेहोशी। बिजली की तरह तेजी से ये सब 1 सेकंड के भीतर हुआ। सुपरवाइजर के शरीर के पीछे उड़ने से पहले लोगों को बस एक पल के लिए चकाचौंध महसूस हुई। अगर 4 भयावह और तीखी फ्रैक्चर आवाजें न होती तो लोगों को संदेह होता कि रणविजय ने कुछ किया है। जब सुपरवाइजर उल्टा उड़ गया तो उसके हाथ में स्टील का पाइप ऊपर उठा और आगे पीछे घूमने लगा। रणविजय ने अपनी हथेली को आगे बढ़ाया और जब वह नीचे गिरा तो उसे अपने हाथ में पकड़ लिया। यह दृश्य सभी लोगों को हैरान कर गया। उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और पहले तो उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, लेकिन धरती पर वापस आने के बाद वे लगभग 20 लोग अंदर से क्रोधित थे और एक साथ क्रूर भावों के साथ ऊपर की ओर दौड़े। भाड़ में जाओ, उसे मार डालो, सब मिलकर ऊपर उठो। सभी लोग एक साथ आ गए, लेकिन बड़ी संख्या के कारण वे एक साथ हमला नहीं कर सके। जैसे ही पहला व्यक्ति ऊपर की ओर बढ़ा, एक स्टील की छड़ी ने बेरहमी से रणविजय के सिर पर वार किया।
अगर छड़ी किसी सामान्य व्यक्ति को लगती तो शायद वह खून से लथपथ हो जाता। इससे भी गंभीर बात यह थी कि वह मौके पर ही बेहोश हो सकता था। हालांकि स्टील की छड़ी का सामना करते हुए रणविजय शांत दिखे। उन्होंने अपनी स्टील की छड़ी उठाई और पूरी ताकत से उस व्यक्ति पर वार किया। जैसे ही दो कुरकुराहटें सुनाई दी, उस व्यक्ति के दोनों हाथ टूट गए। फिर रणविजय ने उस व्यक्ति की छाती पर मुक्का मारा। धमाका! मुक्का लगने से वह 6-7 कदम पीछे हट गया और उसके साथी बिखर गए। उसे सांस लेने में असमर्थता महसूस हुई और वह पीला पड़ गया। इस बीच बाकी 4 लोगों ने स्टील की छड़ें उठाईं और उसे अलग अलग कोनों से मारा। रणविजय ने बचने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपनी स्टील की छड़ी से पहले उनके हाथ तोड़े और फिर अपने पैर से उन पर वार किया, जिससे वे मेहराब के आकार में उड़ गए। ये देखकर दूसरे लोगों के चेहरे काफी बदल गए। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि इतना पतला आदमी इतना निर्दयी व्यक्ति होगा। उन्होंने एक दूसरे को देखा और समझ गए कि वे उसका मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए वे पीछे हट गए। पीछे बैठे 4-5 लोग मुड़े और मदद के लिए पुकारने के लिए स्टाफ के निजी कमरे में भागे। उन्होंने फिर से करीब 30 लोगों को आवाज लगाई, जिससे जोरदार आवाजें निकलीं। बाद में जो लोग बाहर आए, उन सभी के हाथ में सामूहिक विनाश के हथियार जैसे कि कुल्हाड़ी, खंजर वगैरह थे। उसे काट डालो। भीड़ में वे हिम्मत जुटा रहे थे। जैसे ही एक आदमी चिल्लाया, वे दौड़े और रणविजय की ओर अपनी बाहें उठाईं। हालांकि शुरुआत में दौड़े 5 लोग भी सबसे तेजी से नीचे गिरे। रणविजय शांत था, अपनी स्टील की छड़ी को बेरहमी से हिला रहा था। हर समय क्लिक की आवाजें सुनाई दे रही थीं। इस समय रणविजय एक सुपर तूफान की तरह था। वह जहां भी जाता, सभी चीजें नष्ट हो जातीं। हर बार आगे बढ़ने पर कई लोग हाथ पैर तोड़कर जमीन पर गिर जाते। टूटी हुई हड्डियों के कारण वे दर्द सहन नहीं कर पाते और बेहोश हो जाते। सिर्फ 10 सेकंड के बाद 20 से ज्यादा लोग जमीन पर पड़े मिले। जब तक दूसरे लोग मारे जाने से डर गए, उन्होंने जल्दी से अपने शरीर पीछे खींच लिए। जैसे जैसे रणविजय आगे बढ़ता, उन्हें 3-4 कदम पीछे हटना पड़ता। इस तरह रणविजय धीरे धीरे अंदर हॉल नंबर 1 की ओर बढ़ता गया, जबकि बाकी दर्जन भर हथियारबंद लोग तेजी से पीछे हट गए। इस समय रणविजय युद्ध के मैदान में देवता की तरह था। सैनिकों की भीड़ का सामना करते हुए उसने आगे बढ़कर उन्हें सीधे पीटा। इस शक्ति ने उसके दुश्मनों को भयभीत कर दिया। वह कैसा राक्षस है? ये कैसे संभव है? वह इतना दुर्जय क्यों है? हमें क्या करना चाहिए? 10 से ज्यादा लोगों ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे की आंखों में अर्थ समझ गए। अगले ही पल वे मुड़े और भाग गए, मानो वे कोई दौड़ लगा रहे हों। वे जानते थे कि वे निश्चित रूप से उसके मुकाबले में नहीं हैं, इसलिए वे सिर्फ हॉल नंबर 1 में जाकर भाई बिच्छू को बता सकते थे। भाई बिच्छू के साथ सब कुछ बेहतर होगा। उन्होंने माना कि उनके सामने वाला आदमी बहुत दुर्जय था, लेकिन वह भाई बिच्छू का मुकाबला नहीं कर सकता था। अगर भाई बिच्छू उसकी जगह ले लेता तो अनुमान लगाया जाता कि जमीन पर पड़े लोगों की संख्या कम से कम उनके अंक तोड़ देगी। इस समय हॉल नंबर 1 में लियन्ना सहित तीनों ने अपने कोट उतार दिए थे, केवल बिकनी जैसे कपड़े ही छोड़े थे। उन्होंने इस समय अपने हाथ रोक लिए और सोचा कि उन्होंने जो कुछ भी किया है उससे वे संतुष्ट हो सकते हैं। लेकिन बिच्छू ने हंसते हुए कहा, तुम तीनों क्या कर रहे हो? जारी रखो, जल्दी करो। जैसे ही शब्द निकले, उनके चेहरे बदल गए। लियन्ना के चेहरे पर गुस्सा, घबराहट और अन्याय भरा हुआ था। अंत में वह अपमान सहन नहीं कर सकी और चिल्लाई, मैं नहीं कर सकती। फिर उसने जमीन पर पड़े कपड़े उठाकर पहनने चाहे, लेकिन जब उसकी कमर झुकने वाली थी तो बिच्छू ने उसे एक काली नज़र से देखा और ठंडे स्वर में कहा, अगर तुम जारी नहीं रखोगी तो मैं अपने आदमियों को तुम्हें अभी जमीन पर रौंदने का आदेश दूंगा। जैसे ही बिच्छू ने बोलना समाप्त किया, एक तरफ से 5 निम्न स्तर के लोग खड़े हो गए और उनकी ओर चल पड़े। लियन्ना का चेहरा डर से पीला पड़ गया था। आखिरकार वह सीधी हो गई और पूरी तरह से असमंजस में पड़ गई। जल्दी करो, जब तक तुम नाचोगी मैं तुम्हें सुरक्षित जाने दूंगा। बिच्छू ने हल्के से मुस्कुराया, नाचो या नहीं, क्या तुम्हें हमारी मदद की जरूरत है? अरे अरे अरे, अगर तुम्हें हमारी मदद की जरूरत है तो यह इतना आसान नहीं होगा। तुम विरोध क्यों नहीं करते? उस स्थिति में हमें तुम्हें जमीन पर धकेलने में कोई आपत्ति नहीं है। उद्धरण चिन्ह। कुछ शब्दों ने उन्हें भ्रमित और भयभीत कर दिया। नाचो। बिच्छू की आंखें काली पड़ गईं और उसने निर्दयी स्वर में कहा। लियन्ना और अन्य 2 पीले चेहरे के साथ कांप रहे थे और उनके हाथ धीरे धीरे पीछे की ओर बढ़ रहे थे। इस दौरान लियन्ना आंसू बहाते हुए रो रही थी। जैसे ही तीनों ने धीरे धीरे अपने अंडरवियर खोले, भीड़ उनके शरीर को देखने वाली थी। अचानक कमरे का दरवाजा अचानक से खुल गया। 1 दर्जन से ज्यादा लोग बेतहाशा अंदर घुस आए। अंदर घुसने के बाद उन्होंने जल्दी से दरवाजा बंद करके ताला लगा दिया और फिर डर के मारे दरवाजे की तरफ देखने लगे। इस दृश्य ने बिच्छू और दूसरे लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। यहाँ तक कि लियन्ना और दूसरे 2 लोगों ने भी अपनी हरकतें रोक दी और इस मौके का फायदा उठाते हुए फिर से डोरियां बांध लीं। क्या कर रहे हो? बिच्छू ने भौहें सिकुड़ी और उन्हें डांटा। वे मौज मस्ती कर रहे थे। इतने में 1 दर्जन लोग हथियार लेकर दौड़े चले आए। इसका क्या मतलब था? कुछ बुरा होने वाला है भाई, कोई मुसीबत में पड़ने वाला है। उनमें से एक आदमी चिल्लाया। क्या? बिच्छू और दूसरे लोग अचानक से उठ खड़े हुए। कोई? बिच्छू ने बस अपना मुंह खोला।
धमाका, दरवाजे से एक तेज चटकने की आवाज आई और उन्होंने पाया कि पूरा लकड़ी का दरवाजा टूटकर बिखर गया। दो आकृतियां लकड़ी के टुकड़ों के साथ बाहर से उल्टी उड़ी और जमीन पर गिर गईं। वे लगातार खून थूक रहे थे और बिच्छू को देख रहे थे। उनमें से एक ने कांपते हुए कमजोरी से कहा, भैया वहां बाहर है। अध्याय 127। वह आदमी अपनी बात पूरी करने से पहले ही बेहोश हो गया, मानो वह युद्ध के मैदान में मर गया हो। इस समय कमरे में खेल रहे लोग वाकई हैरान थे। उन्हें नहीं पता था कि क्या हुआ था। कुछ लोग पूछना चाहते थे कि क्या हो रहा है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि एक दर्जन लोग पीछे हट गए हैं और प्रवेश द्वार पर घूर रहे हैं जहां चूरा उड़ रहा है, मानो उन्होंने कुछ भयानक देखा हो, तो उन्होंने उन लोगों की निगाहों की दिशा में देखा। इस समय हॉल में सन्नाटा था और लोग केवल अपनी सांसें ही सुन पा रहे थे। यहां तक कि घुंघराले बालों वाला मा चेंग और ली अन्ना भी अवाक रह गए। लेकिन वे जानते थे कि कोई परेशानी खड़ी कर रहा है जिससे उन्हें फायदा होगा। यहां तक कि ली अन्ना और अन्य दो व्यक्ति भी अपने कपड़े पहन चुके थे और एक तरफ छिप गए थे। आखिरकार 10 सेकंड से अधिक समय बाद चूरा धीरे धीरे नीचे गिरा और एक दुर्बल व्यक्ति धीरे धीरे अंदर आया। भाई मेहरा, रणविजय। ली अन्ना की आंखें धीरे धीरे चौड़ी हो गईं और आंसू फिर से बहने लगे। वह इस पल में वास्तव में भावुक हो गई, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि रणविजय उसे बचाने के लिए यहाँ आएगा, जिससे ली अन्ना को एहसास हुआ कि रणविजय उसका राजकुमार है। हालांकि ये पूरी तरह से एक इच्छाधारी सोच थी। रणविजय के कमरे में आने के बाद उसने किसी और की ओर नहीं देखा, बल्कि शांत भाव से बिच्छू को देखा। तुम। बिच्छू ने एक भौं उठाई और एक दुष्ट मुस्कान के साथ अपने होठों को मोड़ा। उसे उम्मीद नहीं थी कि रणविजय यहाँ मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत करेगा, इससे पहले कि वह उसमें कोई गलती खोज ले। लानत है, साथी, क्या तुम यहाँ मौत को दावत दे रहे हो? बिच्छू ने ठंडे स्वर में कहा। रणविजय ने बिच्छू की बात को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। ली अन्ना, जो पास में खड़ी थी, जल्दी से रणविजय के पास गई और एक हिलती हुई कांपती आवाज में बोली, भाई रणविजय, पहले बाहर जाओ। रणविजय ने इस समय ली अन्ना को देखा और 7वीं मंजिल पर पहुंचने के बाद पहली बार अपना मुंह खोला। मम्मा। ली अन्ना ने रणविजय को प्यार से देखा और आंसू बहाए, सिर हिलाया और बाकी दो महिला साथियों के साथ बाहर चली गई। माँ चेंग और दूसरी तरफ से घुंघराले बालों वाला आदमी उसके पास दौड़ा। वे रणविजय को देखकर बहुत शर्मिंदा थे और सिर झुकाकर भाग गए। वे बाहर निकले ही थे कि उन्होंने देखा कि गलियारे में 30 से ज्यादा लोग लेटे हुए हैं। उनके चेहरे अचानक बदल गए। हे भगवान! लियू ने अपना मुंह ढक लिया और जो उसने देखा था उस पर उसे यकीन नहीं हुआ। चलो यहाँ से निकलते हैं, ली अन्ना ने अपनी कांपती आवाज में कहा और अपने साथियों के साथ जल्दी से लिफ्ट की ओर चली गई। डिंग! जैसे ही वे लिफ्ट में पहुंचे, झाओ फैंग लिफ्ट से 7वीं मंजिल पर पहुंच गया। झाओ फैंग बाहर आ गया जबकि ली अन्ना और उसके साथी अंदर आ गए। उन्होंने एक दूसरे को देखा और कुछ नहीं कहा। जब झाओ फैंग ने लोगों को जमीन पर पड़े देखा तो उसका चेहरा बदल गया। वह जल्दी से लोगों की जांच करने के लिए नीचे झुका और जब उसने पाया कि वे मरे नहीं थे तो उसे राहत मिली। हालांकि उसका मालिक दुर्जय था, लेकिन वह चीजों को बदतर बनाने से डरता था। अगर इन लोगों को पीट पीट कर मार दिया जाता तो चाहे उसका मालिक कितना भी ताकतवर क्यों न हो, उसे अधिकारी द्वारा दंडित किया जाता। लेकिन इन लोगों की कोहनी टूट गई थी और यहाँ तक कि उनके हाथ भी अब इस्तेमाल नहीं किए जा सकते थे। झाओ फैंग चिंतित था, फिर भी उसके मालिक की फॉरएवर हार्मनी एसोसिएशन के साथ गहरी दुश्मनी थी। बिच्छू ने मालिक को बिना दया के हमला करने के लिए कैसे उकसाया? झाओ फैंग जल्दी से उठा और हॉल नंबर 1 की ओर चला गया। अचानक उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ओह नहीं, क्या बिच्छू ने मेंगमैन को परेशान किया? उसने छोटी राजकुमारी मेंगमैन के बारे में सोचा, जो रणविजय की सबसे बड़ी ताकत थी। उसके प्रति उसके भोग विलास को देखते हुए मेंगमैन को परेशान करने वाले लोग उसके द्वारा मारे जाएंगे। अगर उसके मालिक ने स्कॉर्पियन को मार दिया तो चीजें नियंत्रण से बाहर हो जाएंगी। झाओ फैंग बेचैनी से अंदर भागा। इस समय हॉल नंबर 1 में 20 से अधिक लोग जमीन पर पड़े थे। उन महिलाओं के अलावा स्कॉर्पियन और 5 पुरुष बचे थे जो रणविजय के पास नहीं पहुंचे थे। वे अविश्वसनीय दृश्य देखकर पूरी तरह से चौंक गए। इस आदमी ने केवल 10 सेकंड में 20 से अधिक लोगों की भुजाएं तोड़ दी और उन्हें स्तब्ध कर दिया। क्या वह किस तरह का दुष्ट हो सकता है? तुम कौन हो? स्कॉर्पियन के माथे पर ठंडे पसीने की एक बूंद टपक पड़ी। ये पहली बार था जब उसे इतना तनाव महसूस हुआ था। पिछली बार जब उसने न्यू लॉयल्टी ब्रदरहुड के दिग्गजों में से एक के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी तो उस पर कोई दबाव नहीं था। यह अब उसके व्यवहार से बिल्कुल अलग था। रणविजय ने बिच्छू के सवाल की उपेक्षा की और एक स्टील की छड़ को पकड़े हुए शांति से बिच्छू की ओर बढ़ा, जो सामान्य से अधिक ठंडी रोशनी से झिलमिला रही थी। रणविजय के हिलते ही बिच्छू का शरीर तंग गया। उसने कोई हरकत नहीं की थी, लेकिन उसके 5 आदमियों ने अपने हाथ कमर तक बढ़ा लिए थे। उनमें से एक ने कमर से बंदूक निकाली और रणविजय की ओर तान दी। हुश! जब उसने अपनी बाहें ऊपर उठाईं तो रणविजय ने स्टील की रॉड उसकी ओर फेंकी और तीखे तीर की तरह उस आदमी की बाह में घुस गई। उसके हाथ में बंदूक गिर गई, लेकिन रणविजय उसके सामने आया और बंदूक के कुछ सेंटीमीटर नीचे गिरने के बाद अपने बाएं हाथ से उसे पकड़ लिया। इस बीच उसने अपने दाएं हाथ से उस आदमी की दूसरी बाह चीर दी। क्रैक!
फिर जब रणविजय ने अपना पैर उठाया और उस आदमी के घुटनों को छुआ तो दो स्पष्ट और तीखी आवाजें सुनाई दी। वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और उसके पैर विपरीत दिशा में 90 डिग्री के कोण पर मुड़ गए और बेहोश हो गए। इस समय बाकी 4 आदमियों ने भी अपनी पिस्तौलें निकाल लीं। जैसे ही वे कुछ करने वाले थे, रणविजय ने पहले ही हमला बोल दिया था। क्लिक 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 क्लिक। ये लोग तुरंत उस आदमी के उदाहरण पर चले गए। कोने में छिपी कुछ औरतें अपने दिल में डर को बर्दाश्त नहीं कर पाईं और चीख पड़ीं। बिच्छू कांप उठा। सच कहूं तो उसे एहसास ही नहीं हुआ कि रणविजय कैसे आगे बढ़ रहा है। वह बहुत तेज था। तुम कौन हो? ठंडे पसीने ने बिच्छू के बालों को गीला कर दिया था और उसने अपने डर को काबू में रखते हुए फिर से पूछा। बिच्छू के विचार में उसके जैसा शक्तिशाली आदमी एक रेस्तरां का मालिक कैसे हो सकता है? उसका बैकग्राउंड मजबूत होगा। अगर वह अपनी उत्पत्ति जान पाता, साथ ही तांग जान की ताकत भी, तो शायद ये झगड़ा सुलझ सकता था। वह बदला लेना नहीं चाहता था, बल्कि दुर्भाग्य से बचना चाहता था। हालांकि रणविजय ने फिर भी उसे अनदेखा किया और कदम दर कदम बिच्छू की ओर बढ़ने लगा। बिच्छू के दिल में कदमों की आवाज गूंजने लगी, जिससे उसका दिल अनजाने में ही तेजी से धड़कने लगा। उसने गले से लगा लिया और मुश्किल से कहा, सर, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। जब उसने रणविजय की आंखों में उदासीनता देखी तो वह आगे नहीं बोल सका। उसे एहसास हुआ कि अगर जान आगे बढ़ना चाहे तो कोई और उसे रोक नहीं पाएगा। तुम? रणविजय को करीब आते देख बिच्छू की आंखों में तीखापन भर गया। वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जो दूसरों को अपनी मर्जी से रौंदने दे, इसलिए उसने पीठ के निचले हिस्से से मुड़ा हुआ खंजर निकाला और उसे खोल दिया। उसके ब्लेड से पता चल रहा था कि खंजर बहुत तेज था। भाड़ में जाओ। बिच्छू गरजता हुआ तेजी से आगे बढ़ा। साथ ही उसके हाथ में मौजूद खंजर ने पूरी ताकत से रणविजय के सिर पर वार किया। हालांकि रणविजय ने अपने खंजर का सामना किया और बच नहीं पाया। उसने बिना किसी भावना के स्कॉर्पियन को ठंडे दिमाग से देखा, जैसे वह किसी लाश को देख रहा हो। नहीं। अचानक दरवाजे के बाहर चीख की आवाज आई और झाओ फैंग रणविजय के पीछे पीछे आ गया। उसने रणविजय से 1 मिनट बाद लिफ्ट ली। हालांकि इस 1 मिनट में रणविजय ने लिफ्ट से हॉल नंबर 1 तक सभी लोगों को पीटा था। इस समय झाओ फैंग को यह देखकर झटका लगा कि बॉस खंजर से नहीं छिप रहा था। यहाँ तक कि कोने में खड़ी दर्जन भर महिलाएं भी इस दृश्य को देखकर चीखने लगी, मानो वे एक भयानक दृश्य देखने जा रही हो जिसमें अगले ही पल रणविजय का सिर छेद दिया जाएगा। भीड़ की निगाहों के नीचे खंजर रणविजय के करीब और करीब आता जा रहा था। जब वह रणविजय के सिर से केवल 10 सेंटीमीटर दूर था, तब रणविजय ने कोई हरकत नहीं की थी, बल्कि वह हर समय स्कॉर्पियन को घूरता रहा। और करीब खंजर रणविजय से सिर्फ 3 सेंटीमीटर दूर था। लोगों को उसकी तीक्ष्णता का एहसास हो रहा था। बिच्छू का चेहरा भी खुशी से चमक उठा था। हालांकि अगले दृश्य ने लोगों की आंखें चौड़ी कर दीं। जब खंजर रणविजय से सिर्फ 1 सेंटीमीटर दूर था तो उसका दाहिना हाथ हिला और उसने सिर्फ तर्जनी और मध्यमा उंगली से खंजर को अपनी जगह पर थाम लिया। बिच्छू की आंखें गोल हो गईं। उसने अविश्वास से रणविजय की ओर देखा और खंजर को जोर से खींचा, लेकिन अपनी उंगलियों से उसे अलग नहीं कर पाया, जो एक बड़ी चिमटी की तरह थी। तुम? बिच्छू घबरा गया। वह कुछ कहने वाला था, लेकिन उसके पास कोई मौका नहीं था। जैसे ही रणविजय की उंगली पीछे खींची, खंजर तुरंत बिच्छू के हाथ से निकल गया। अगले ही पल रणविजय ने अपना हाथ हिलाया और खंजर एक तीखे तीर की तरह बिच्छू की दाहिनी हथेली में पूरी तरह से घुस गया। बिच्छू कांप उठा। जब वह चिल्लाने ही वाला था, रणविजय की दाहिनी मुट्ठी ने तुरंत उसकी भुजाओं पर वार किया। 2 सेकंड के भीतर रणविजय ने 18 घूंसे मारे। क्लिक क्लिक क्लिक। एक के बाद एक वारों ने बिच्छू की भुजाओं को नूडल्स की तरह नरम कर दिया। वह भयानक दर्द सहन नहीं कर सका और जमीन पर गिर पड़ा। हालांकि गिरने से पहले रणविजय का दाहिना पैर हिल गया और उसने बिच्छू के पैरों पर जोरदार लात मारी। 2 सेकंड बाद बिच्छू जमीन पर गिर पड़ा। हे भगवान! झाओ फैंग के चेहरे की मांसपेशियां बेकाबू होकर कांपने लगीं। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि बॉस इतना भयंकर हमला करेगा। अगले ही पल रणविजय ने अपनी पिस्तौल उठाई और बिच्छू के सिर पर तान दी। नहीं 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 बॉस, आराम से रहो। तुम उसे नहीं मार सकते, झाओ फैंग ने डर से कांपते हुए कहा। लेकिन इस समय रणविजय ने उसे अनदेखा कर दिया। उसने बिच्छू को उदासीनता से देखा। उसकी नज़र में बिच्छू एक नगण्य प्राणी था जिसे आसानी से मारा जा सकता था। बिच्छू का चेहरा पीला पड़ गया था और उसका शरीर सुन्न हो गया था। उसने रणविजय को भयभीत होकर देखा और कांपती आवाज में पूछा, क्यों? तुम ही बताओ। रणविजय ने एक नीरस जवाब दिया। इन शब्दों ने बिच्छू को यह भी याद दिलाया कि उसने अपनी बेटी की रिमोट कंट्रोल कार को कुचल दिया था। वास्तव में यही एकमात्र कारण था और वह रणविजय से कभी किसी और समय नहीं मिला था। लेकिन वह इतनी छोटी सी बात के लिए चांगशेंग बार को कैसे नष्ट कर सकता था? बिच्छू को दर्द हुआ, लेकिन रणविजय को बंदूक लोड करते देख वह चौंक गया और अपनी कठोर बुद्धि को बनाए रखते हुए कमजोर आवाज में दया की भीख मांगने लगा। मत मुझे मारो, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे लिए 100 रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ियां खरीदूंगा। अरे नहीं, 1000, 10,000। कृपया मुझे जाने दो। मैं बोलते समय उसकी आंखें भय से भर गई थीं। रणविजय वहां भावशून्य खड़ा था और उसकी ठंडी नजर ने स्कॉर्पियन को पूरी तरह निराश कर दिया।
आखिरकार रणविजय ने अपना मुंह खोला और बेपरवाह लहजे में कहा, मुआवजा, हाँ, मुझे माफ कर दो, तुम्हारी जान भी मेरी बेटी के आंसू की एक बूंद के बराबर कीमती नहीं है। धमाका 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 धमाका। उसके बोलने के बाद गोलियां चलीं। अध्याय 128। कोई लोगों को गोली मार रहा है। कमरे में मौजूद 1 दर्जन महिलाओं ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं और चिल्लाने लगीं। यहां तक कि झाओ फैंग भी डर से कांप उठा। उसने देखा और राहत की सांस ली जब उसने पाया कि रणविजय ने स्कॉर्पियन के सिर के बजाय उसके कानों में गोली मारी थी। लेकिन फिर उसने फिर से एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। भले ही उसने किसी को नहीं मारा हो, लेकिन तांग जान ऐसी परेशान करने वाली बात के लिए चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि रणविजय ने स्कॉर्पियन को पीटा था और चांगशेंग नाइट क्लब को तहस नहस कर दिया था। ये बॉस, झाओ फैंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, तांग जान शायद ऐसी बातें मत कहो। रणविजय ने आखिरी बार स्कॉर्पियन की तरफ देखा जो बेहोश हो चुका था और बंदूक स्कॉर्पियन की छाती पर फेंक दी। वह दरवाजे की ओर मुड़ा, झाओ फैंग की ओर थोड़ा सिर झुकाया और ठंडे स्वर में कहा, अगर वह बदला लेने की हिम्मत करता है तो उसे आने दो। बोलने के बाद रणविजय सीधे बाहर चला गया। झाओ फैंग ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी, एक पल के लिए झिझका और तांग जान का नंबर डायल किया। लॉर्ड तांग, स्कॉर्पियन को छोड़ दिया गया, चांगशेंग नाइट क्लब में। कॉल के बाद रणविजय को लिफ्ट में जाते हुए देखकर झाओ फैंग ने धीरे से आह भरी। गिरे हुए दूध पर रोने का कोई फायदा नहीं था। झाओ फैंग को भी नहीं पता था कि क्या करना है। अब चूंकि वह यहाँ था, इसलिए उसे तांग जान को सूचित करना था और साथ ही रणविजय के साथ बहुत अधिक अंतरंग नहीं हो सकता था, क्योंकि उसकी हर हरकत गलियारे के मॉनिटर में रिकॉर्ड हो रही थी और अगर तांग जान को ये पता चल जाता तो उनकी अंतरंगता परेशानी का सबब बन जाती। उसे क्या करना चाहिए? झाओ फैंग ने एक सिगरेट जलाई और उसे गहराई से चूसा। उसकी आंखें अंधेरी गुफाओं की तरह थीं और वह बहुत उलझन में था। क्या उसे वाकई तांग जान के गुप्त कक्ष में घुसने का कोई रास्ता ढूंढने की जरूरत है? गुप्त कक्ष में घुसना मुश्किल था। झाओ फैंग 11वें घंटे तक कोशिश नहीं करना चाहता था। हालांकि अगर तांग जान अपने बॉस के खिलाफ लड़ने वाला था तो झाओ फैंग शायद उसकी ओर से आंखें नहीं मूंद सकता था। लेकिन अगर उसने बॉस की मदद भी की तो भी वे तांग जान का मुकाबला नहीं कर सकते थे। झाओ फैंग के विचार में मौजूदा स्थिति एक गतिरोध की तरह लग रही थी, जो एक बड़ा सिरदर्द था। दूसरी तरफ जब रणविजय पहली मंजिल पर पहुंचा और बाहर की ओर बढ़ा तो हॉल में रिसेप्शन डेस्क पर मौजूद लोग, साथ ही 1 दर्जन से ज्यादा सहायक और कई सुरक्षा गार्ड तुरंत अवाक रह गए। क्या हुआ? ये कैसे संभव था? वह नीचे कैसे आ सकता था? भाई बिच्छू ने उसे नहीं हराया। हे भगवान, ये पहली बार है जब मैंने किसी को मुसीबत खड़ी करने के बाद सुरक्षित निकलते देखा है। उद्धरण चिन्ह। भीड़ एक दूसरे से फुसफुसा रही थी। उन्हें अपनी आंखों पर भी यकीन नहीं हो रहा था और उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि 7वीं मंजिल पर मौजूद सभी भाई हार गए होंगे। रणविजय नाइट क्लब से बाहर निकलकर सीधे अपनी कार की ओर चल पड़ा। इस समय ऑडी A6L के पास खड़ी ली अन्ना और उसके साथियों में अभी भी घबराहट थी। हालांकि डर के अलावा उसके चेहरे पर रणविजय के लिए चिंता और गहरी प्रशंसा साफ झलक रही थी। अन्ना, क्या वह तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? थोड़ी देर नीचे खड़े रहने के बाद मा चेंग ने आखिरकार पूछा। तुम्हारा कोई काम नहीं है? ली अन्ना ने खींचते हुए कहा। मैं? मा चेंग ने आह भरी और कहा, मेरा कोई मतलब नहीं था, मैं उसके बारे में चिंतित थी। मुझे उससे इतनी दया की उम्मीद नहीं थी कि वह अपनी जान की परवाह किए बिना हमें बचा ले। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि क्या वह तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? अगर ऐसा है तो मैं हार मान लूंगी। लियन्ना उसकी बात सुनकर नहीं कहने वाली थी, क्योंकि भाई रणविजय की पहले से ही एक बेटी थी। लेकिन जब उसने मा चेंग के आखिरी शब्द सुने तो लियन्ना ने सीधे सिर हिलाया और कहा, हाँ ठीक है। मा चेंग ने एक गहरी सांस ली, अपनी घड़ी पर नजर डाली और कहा, तो हम 3 मिनट इंतजार करेंगे। अगर वह बाहर नहीं आता है तो हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। वह आ रहा है। लियू ने अचानक रणविजय को इस तरफ आते देखा। वे उससे मिलने के लिए दौड़े और उनमें से ली अन्ना सबसे तेज थी, क्योंकि वह सबसे ज्यादा भावुक थी। उसने दौड़ते हुए अपनी बाहें उठाईं जैसे कि वह खुद को रणविजय पर फेंकना चाहती हो। लेकिन जब वह पास आए तो रणविजय बिना किसी निशान के एक तरफ झुक गया और ली अन्ना को खुद को संभालने नहीं दिया। भाई रणविजय, ली अन्ना ने अपना मुंह चूसा और कहा, धन्यवाद भाई रणविजय, अगर आप नहीं तो हम। बोलते बोलते अचानक ली अन्ना की आंखें लाल हो गईं। अगर रणविजय समय पर नहीं आता तो परिणाम इतने भयानक होते कि कल्पना करना भी मुश्किल होता। इस बीच उसने उम्मीद नहीं की थी कि गिरोह इतना भयंकर होगा। हाँ बड़े भाई, आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद, घोड़े की पूंछ वाली लड़की ने ईमानदारी से कहा। मुझे खेद है, आज मैं गुस्से में था और मैंने कुछ गलत कह दिया। मुझे बहुत खेद है। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे माफ कर देंगे। मा चेंग ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। बड़े भाई, कृपया इसे दिल पर न लें। यदि आप अभी उपलब्ध हैं तो हम आपकी दयालुता का बदला चुकाना चाहते हैं। घुंघराले बालों वाले व्यक्ति ने अपना निमंत्रण दिया, लेकिन रणविजय ने केवल उनकी ओर देखा और कहा, मैंने संयोग से आपकी मदद की और आपको मुझे धन्यवाद देने की आवश्यकता नहीं है। अपनी बात समाप्त करने के बाद रणविजय सीधे आगे बढ़ गया। मा चेंग सहित ये लोग स्तब्ध रह गए।
उन्हें लगा कि रणविजय उनसे नाराज है और वह सिर्फ ली अन्ना को बचाने आया है, लेकिन संयोग से उसने उन्हें बचा लिया। वास्तव में उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ली अन्ना भी संयोग से बच गई और उसके यहाँ आने का एकमात्र कारण मिंगमैन का आंसू था। रणविजय अपनी कार की ओर चल पड़ा। जब वह कार में चढ़ने वाला था तो ली अन्ना ने दौड़कर कहा, भाई रणविजय, क्या मैं आपकी कार ले सकता हूँ? ठीक है। ये सोचकर कि वह पूर्वी क्षेत्र के यूनियन गार्डन जा रहा है जहां ली अन्ना सवारी कर सकता है, रणविजय ने सिर हिलाते हुए सहमति जताई। ली अन्ना का चेहरा खुशी से चमक उठा और वह रणविजय की कार में बैठ गया। उसके हाव भाव को देखकर लोग समझ सकते थे कि भले ही मा चेंग करोड़ों युआन की लग्जरी कार चलाती हो, लेकिन वह निश्चित रूप से इस पांडा कार को ही चुनेगी जिसकी कीमत केवल 10,000 युआन है। मा चेंग और अन्य लोग उसी स्थान पर खड़े रहे और ली अन्ना के कार में चढ़ने के बाद दूर जा रही पांडा कार को घूरते रहे। वह कितना भयानक है। गलियारे में 20 से अधिक लोग पड़े हैं और हमें नहीं पता कि वे मरे हैं या जीवित। वह वास्तव में शक्तिशाली है, घुंघराले बालों वाला आदमी चिल्लाया। बिल्कुल, जब मैंने उसे पांडा कार चलाते देखा तो मैं उसे नीची निगाह से देखने लगी। मैंने एक घमंडी की तरह व्यवहार किया। वह एक ऐसा आदमी होगा जिसने बहुत कुछ अनुभव किया होगा, मा चेंग ने अनजाने में कहा। अन्ना ने स्वर्ग का सच्चा बेटा पाया। लियुल्लू की आंखों में आश्चर्य की चमक थी। आज का दिन इन लोगों के लिए निश्चित रूप से अविस्मरणीय था। पांडा कार में जैसे ही ली अन्ना कार में बैठी, वह संकोची दिखी। कई बार चुपके से रणविजय की ओर देखते हुए वह खुद को रोक नहीं पाए और बोली, भाई रणविजय, तुम्हें कैसे पता चला कि हम पकड़े गए हैं? मुझे नहीं पता, रणविजय ने सहजता से उत्तर दिया। तो ली अन्ना थोड़ा हैरान हुई और लड़खड़ा गई। उसने सोचा कि रणविजय उसके लिए दिल से लड़ता है, लेकिन उसे विश्वास था कि रणविजय ऐसे व्यक्ति नहीं है जो झूठ बोलते हैं। मैं आज बिच्छू की तलाश कर रहा था। रणविजय ने उसे देखा और कहा। ओह, ली अन्ना ने अपना सिर नीचे किया और मुंह को एक पतली रेखा में दबा लिया। वह असमंजस में थी। लेकिन अगर मुझे पता चल जाए कि तुम पकड़े गए हो तो शियाओली के साथ तुम्हारे रिश्ते को देखते हुए मैं चुप नहीं रहूंगी, रणविजय ने कहा। उसके शब्दों से ली अन्ना हंस पड़ी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद भाई रणविजय। मम्मा। रणविजय के चांगशेंग नाइट क्लब से निकलने के आधे घंटे बाद 1 दर्जन से ज्यादा काली कारों की कतार तेज रफ्तार से आती हुई दिखाई दी। बीच में एक रोल्स रॉयस फैंटम थी जिसके आगे और पीछे 2 बेंटले थे। 3 कारों के अलावा बाकी सभी मर्सिडीज बेंज थीं। सड़क पर गाड़ी चलाते समय सड़क के दोनों ओर कई लोगों का ध्यान इस काफिले ने खींचा, लेकिन लोगों की नजरें चांगशेंग नाइट क्लब के प्रवेश द्वार पर ज्यादा टिकी हुई थीं, जहां 5 एम्बुलेंस खड़ी थीं और डॉक्टर अंदर और बाहर व्यस्त थे। दूर से बहुत से लोग देख सकते थे कि बहुत से लोग जल्दी जल्दी में कई लोगों को ले जा रहे थे। हे भगवान, ये किसका काफिला है? चुप रहो, अपनी आवाज कम रखो। क्या तुम्हें बीच में रोल्स रॉयस नहीं दिख रही है? ये फॉरएवर हार्मनी एसोसिएशन के लॉर्ड टैंग जहान की कार है। आमतौर पर लॉर्ड टैंग इतने लोगों को नहीं ले जाएंगे। क्या हुआ? भीड़ में से एक जानकार व्यक्ति ने कहा। कोई अंधा नहीं है। वहां एम्बुलेंस को देखकर और कम से कम 20 लोगों को ले जाते हुए देखकर हो सकता है कि नाइट क्लब में कुछ भयानक हुआ हो। फॉरएवर हार्मनी एसोसिएशन के लॉर्ड टैंग, ओह, वे वाकई एक महान व्यक्ति हैं, लेकिन उनके क्षेत्र में कौन इतना बड़ा सौदा कर सकता है? भयानक। जब लोग आपस में बात कर रहे थे तो काफिला चांगशेंग नाइट क्लब के सामने रुका। जल्द ही टैंग जहान बीच में रोल्स रॉयस फैंटम से बाहर निकल गया। इसी बीच आगे और पीछे की 2 बेंटले कारों से असाधारण गति से 5 लोग नीचे उतरे। वे तांग जहान के सबसे खास आदमी थे, जिनमें से एक मास्टरमाइंड था और बाकी 4 शीर्ष गुंडे थे। तांग जहान के गार्ड दूसरी मर्सिडीज बेंज कारों से उतरे, जो सभी ढीले काले सूट पहने हुए थे, उदासीन और गंभीर भावों के साथ। तांग जहान ने नाइट क्लब की ओर रास्ता दिखाया। इस समय वह गंभीर चेहरे वाला था, उसकी भौहें थोड़ी झुर्रीदार थीं और उसकी मुस्कान पूरी तरह से गायब थी। नाइट क्लब में प्रवेश करने के बाद सभी प्रवेशकर्ता और राहगीर घबरा गए क्योंकि आभा बहुत भयावह थी। लेकिन तांग जहान और उसके गार्ड ने अनदेखा किया और सीधे 7वीं मंजिल पर चले गए। लॉर्ड तांग, झाओ फैंग ने अपना सिर थोड़ा हिलाते हुए कहा। बिच्छू कहाँ है? तांग जहान ने गंभीर स्वर में कहा। जो भी उससे परिचित था उसने महसूस किया कि वह अब गुस्से में था। अंदर, झाओ फैंग ने जवाब दिया और हॉल नंबर 1 की ओर ले गया। करीब 20 लोग हॉल नंबर 1 की ओर बढ़े। जब उन्होंने अंदर का नजारा देखा तो उनके चेहरे थोड़े बदल गए। स्कॉर्पियन के अलावा अभी भी 5 लोग बचाव कर्मियों के बाहर ले जाने का इंतजार कर रहे थे। उसकी चोट कितनी गंभीर है? स्कॉर्पियन के मुड़े हुए नूडल जैसे शरीर को देखते हुए तांग जहान ने धीमी आवाज में कहा। 48 लोग घायल हुए, जिनमें से 36 की कोहनी और हाथ की हड्डी टूट गई, जिनमें से 11 की कोहनी और घुटने टूट गए। जहां तक स्कॉर्पियन की बात है, उसके सभी अंग और हड्डियां टूट गई थीं, उसका बायां हाथ छिद गया था और उसके कान गोलियों से चकनाचूर हो गए थे। मुझे डर है कि उसे भविष्य में बिस्तर पर रहना पड़ेगा, झाओ फैंग ने जवाब दिया। उसकी बात सुनकर तांग जहान के पहरेदारों समेत सभी लोग डर से पीले पड़ गए। ये किसने किया? तांग जहान के चेहरे पर तीखापन झलक आया। अध्याय 129। वह मिंगमैन कौशल रेस्टोरेंट का मालिक है। झाओ फैंग ने अपना सिर थोड़ा नीचे किया और सच्चाई से जवाब दिया। ओह,
तांग जान ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कैमरे की फुटेज दिखाओ। हालांकि वह मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में ठंडक सभी को दिखाई दे रही थी। झाओ फैंग ने नाइट क्लब के मैनेजर को इशारा किया। एक युवक ने लैपटॉप लिया और चेहरे पर थोड़ा डर के साथ वह दृश्य दिखाया जो अभी अभी हुआ था। इस समय वहां मौजूद सभी लोग कैमरे की फुटेज देख रहे थे। मॉनिटर ने रणविजय के नाइट क्लब में प्रवेश से लेकर नाइट बार में प्रवेश और लिफ्ट में प्रवेश करने के बाद 2 लिफ्ट गार्डों के खिलाफ उसकी चालों को रिकॉर्ड किया। मॉनिटर ने रणविजय की अविश्वसनीय गति के कारण उसके पहले कदम को भी स्पष्ट रूप से कैप्चर नहीं किया, केवल बाद की छवि के निशान छोड़ दिए। क्या असंभव, वह इतना तेज कैसे हो सकता है? तांग जान के बाकी सभी शीर्ष गुंडों ने अपने चेहरे बदल लिए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि लोग इतनी तेजी से चल सकते हैं। सिर्फ वे ही नहीं बल्कि तांग जान के पहरेदारों ने भी अपने चेहरे बदल लिए थे। उन्हें लगा कि अगर उसके शरीर की गति उसके हाथ की वास्तविक गति जितनी ही तेज है तो उन्हें उसे छूने से पहले कई पूर्व निर्णय वाली गोलियां बर्बाद करनी पड़ेंगी, भले ही उनके हाथ में बंदूकें हों। तांग जान की आंखों में ठंडक अचानक निराशा में बदल गई। बॉस की तेज चाल भी उसकी उम्मीद से परे थी। हालांकि पहली मंजिल की तस्वीरें तो बस एक शुरुआत थीं। मॉनिटर को कर्मचारियों ने डीबग किया और 7वीं मंजिल का दृश्य दिखाना शुरू किया। जब लोगों ने देखा कि रणविजय ने 10 सेकंड में 10 से ज्यादा लोगों को हवा में उड़ा दिया, खुद से कई लोगों से लड़ाई की और 1 मिनट से भी कम समय में हॉल नंबर 1 में घुस गया, तो उनकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। जब तक रणविजय हॉल नंबर 1 में प्रवेश नहीं करता तब तक फुटेज 1 मिनट से भी कम थी। बहुत से लोग हॉल से बाहर भाग गए और झाओ फैंग आ गया। फिर रणविजय शांत भाव से बाहर आया और लिफ्ट की ओर चलते हुए मॉनिटर को देखा। उसकी नज़र इतनी ठंडी थी कि मानो वह स्क्रीन के आर पार जा सकती थी, जिससे लोगों को ठंड लग रही थी। इस समय हॉल में मौजूद तांग जान सहित सभी लोग चुप थे। हालांकि तांग जान अभी भी स्क्रीन को देख रहा था, लेकिन उसकी धुंधली नज़र से पता चल रहा था कि वह कुछ सोच रहा था। ज़ियाओलोंग, अमीन, क्या तुम्हें उसे हराने का भरोसा है? तांग जान ने मुड़कर दोनों आदमियों की ओर देखते हुए कहा। ज़ियाओलोंग और अमीन तांग जान के अधीन 2 सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे जिन्होंने कुंग फू सीखा था और उन्हें किसी गहरी चीज का अच्छा ज्ञान था, लेकिन इस समय उनके चेहरे स्पष्ट रूप से बदल गए थे। तांग जान का सवाल सुनकर अमीन के चेहरे की मांसपेशियां कांप उठीं, उसके होंठ कुछ देर तक हिलते रहे और आखिरकार उसने कुछ शब्द उगल दिए, ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। वह सही कह रहा है। ज़ियाओलोंग ने गहरी सांस ली और एक और सीधा और स्पष्ट बयान दिया, भले ही यहाँ सभी लोग उसके खिलाफ लड़ने के लिए इकट्ठे हो जाएं, हम उसके मुकाबले में नहीं हैं, अमीन, और मैं तो दूर की बात है। तांग जान ने उसकी बातें सुनकर अपनी आंखें बंद कर लीं और गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे पता है। एक पल बाद तांग जान ने अपनी आंखें खोलीं और कहा, क्या वह आदमी ऊपर आते समय कुछ कह रहा था? तांग जान को भी नहीं पता था कि बॉस यहाँ क्यों परेशानी खड़ी करने आया था, सिर्फ रिमोट कंट्रोल वाली कार की वजह से। उसने इस बयान को नकार दिया, उसे शक था कि स्कॉर्पियन ने ही उसे उकसाया था। ये सुनने के बाद कंप्यूटर चलाने वाले आदमी ने ईमानदारी से जवाब दिया, हॉल में 1 दर्जन से ज्यादा लड़कियां थीं और उस आदमी ने उन्हें नहीं पीटा। मैंने सुना है कि उस आदमी ने स्कॉर्पियन को गिराने के बाद कुछ शब्द कहे, जिसका मतलब था स्कॉर्पियन की जिंदगी उसकी बेटी के एक आंसू के बराबर भी नहीं है। तांग जान अचानक उसकी बातें सुनकर स्तब्ध रह गई और उसकी आंखें घबराहट से भर गईं। दरअसल उसने ऐसा बहुत ही मामूली वजह से किया। उसने सिर्फ एक रिमोट कंट्रोल कार की वजह से नाइट क्लब को बर्बाद कर दिया। लगभग 50 लोगों को पीटा गया और वे घायल हो गए। वह वाकई एक दिलचस्प व्यक्ति है। तांग जान ने अपने होंठ सिकुड़े और धीमी आवाज में कहा, स्कॉर्पियन को निजी अस्पताल में भेजो, उत्तरी अमेरिका के सबसे अच्छे ऑर्थोपेडिक अस्पताल से संपर्क करो और उसके ठीक होने तक उसका इलाज करने की पूरी कोशिश करो। उसके कार्ड में 50 मिलियन ट्रांसफर करो और उसे भविष्य में उत्तरी अमेरिका में बसने दो। ठीक है। कई लोग आगे बढ़े और स्कॉर्पियन और अन्य लोगों को बाहर ले गए। तांग जान ने वहां मौजूद लोगों पर नजर डाली और आखिरकार अपनी नजर झाओ फैंग पर टिका दी। उसने सिर हिलाकर हंसते हुए खिड़की की ओर देखा, सिगरेट जलाई और गहरी सांस ली। ज़ियाओ फैंग, मैंने सुना है कि तुम्हारे बॉस के साथ अच्छे संबंध हैं। तो जब तुम आए तो तुमने उन्हें क्यों नहीं रोका? उसने अपने शब्दों में खतरे छिपाए थे और झाओ फैंग जानता था कि चाहे वह कोई भी जवाब दे, ये बेकार था। चूंकि स्कॉर्पियन को निष्क्रिय कर दिया गया था और नाइट क्लब नष्ट हो गया था, इसलिए उसे एहसास हुआ कि तांग जान का मूड खराब होगा। उसने कुछ देर सोचा और जवाब दिया, एक डिनर के तौर पर मुझे वहां का खाना पसंद है। इसके अलावा मुझे यकीन है कि जब मैंने उसकी हरकतें देखी तो मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। उसका मुकाबला नहीं? तांग जान ने थोड़ी आह भरी और कहा, तुम वाकई उसका मुकाबला नहीं कर सकते तो मैं उससे कैसे निपट सकता हूँ? एरम्यू, तुम क्या कहते हो? एरम्यू तांग जान के पीछे एक दुबला पतला आदमी था जिसने अपना मुंह नहीं खोला था। 400 डिग्री का चश्मा पहने हुए वह ड्रग व्यवसाय का प्रभारी एक मास्टरमाइंड था। इस समय एरम्यू ने यह सुनकर विचार किया और अंत में झाओ फैंग की ओर देखते हुए कहा, चूंकि हम उसके खिलाफ लड़ने जा रहे हैं और झाओ फैंग उस आदमी से परिचित है, मुझे लगता है कि उससे निपटने के लिए वह सबसे अच्छा व्यक्ति है। ओह, है न? तांग जान ने धीरे से मुड़कर झाओ फैंग को देखा और धीरे से कहा, क्या तुम उसे हरा सकते हो झाओ फैंग? उसकी बात सुनने के बाद झाओ फैंग ने अपना सिर थोड़ा नीचे किया और विचारों में खो गया।
वह जानता था कि अगर उसने इस बार मना कर दिया तो उसे तांग जहान द्वारा काट दिया जाएगा। हालांकि उसे खुले तौर पर अपमानित करने का यह सही समय नहीं था। झाओ फैंग ने खुद को मजबूर करते हुए कहा, लॉर्ड टैंग, मुझे पता है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। बहुत बढ़िया। तांग जहान आगे बढ़ा, झाओ फैंग के कंधे पर थपथपाया और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे विश्वास है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। मैं तुम्हें 2 सप्ताह का समय दूंगा। अपनी बात समाप्त करने के बाद तांग जहान ने बाहर की ओर मोर्चा संभाला। उसी समय ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई कि चांगशेंग नाइट क्लब बर्बाद हो गया है और स्कॉर्पियन अक्षम हो गया है। फॉरएवर हार्मनी एसोसिएशन के कुछ लोग जो अन्य बलों से जुड़े थे, उन्होंने भी सबसे पहले चौंकाने वाली खबर फैलाई। न्यू मून बे, जहां रणविजय रहता था, हांगकांग के दक्षिणी द्वीप का हिस्सा था। ये हांगकांग का अपेक्षाकृत सबसे छोटा क्षेत्र था, लेकिन पूरी तरह से सुसज्जित था। अकेले भूमिगत बलों के दृष्टिकोण से दक्षिणी द्वीप 4 भागों में विभाजित था। एक था फॉरएवर हार्मनी एसोसिएशन, जिसका नेतृत्व दक्षिणी जिले में तांग जहान कर रहे थे। दूसरा था न्यू लॉयल्टी ब्रदरहुड, जिसका नेतृत्व उत्तरी जिले में जिया शानहाओ कर रहे थे। तीसरा था यूनेन गार्डन जोन, जहां अनन्या रहती थी। और चौथा था डोंग तियानपेंग के नेतृत्व वाली एक सेना जो वेस्ट रिंग रोड जोन में थी। चारों बलों की प्राथमिक ताकत लगभग समान थी, लेकिन तुलनात्मक रूप से तांग जहान ने सबसे शक्तिशाली बल का नेतृत्व किया। चूंकि उसके पास प्रभाव और संपर्कों का एक विस्तृत क्षेत्र था, इसलिए वह गोल्डन ट्रायंगल में एक जनरल के साथ भी अच्छे संबंध रखता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके साधन हमेशा चरम पर थे। इस समय तांग जहान के दाहिने हाथ के आदमी में से एक को पीटा गया था। ये खबर एक तूफान की तरह थी जो पूरे दक्षिण द्वीप में फैल गई। न्यू लॉयल्टी ब्रदरहुड तांग जहान के लिए सबसे अधिक शत्रुतापूर्ण था। जिया शानहाओ और उसके 1 दर्जन आदमी अध्ययन में थे। क्या खबर सच है? गंजे लोगों में से एक खड़ा हुआ और उस आदमी को देखा जो उन्हें सूचित करने के लिए अभी भागा था और पूछा, कुछ सेवानिवृत्त स्थानों में स्कॉर्पियन को हराना संभव है, लेकिन चांगशेंग नाइट क्लब में स्कॉर्पियन के मुख्यालय के रूप में इसे कैसे नष्ट किया जा सकता है? ये बिल्कुल सच है, आदमी ने तुरंत जवाब दिया। यहाँ तक कि कई राहगीरों ने भी दर्जनों लोगों को चांगशेंग से ले जाते हुए देखा और मुझे पहले से ही चांगशेंग नाइट क्लब का अंदरूनी वीडियो मिल गया है। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? जल्दी से चलाओ, गंजे आदमी ने तुरंत कहा। तो इस आदमी ने एक प्रोजेक्टर लिया और दीवार पर वीडियो प्रोजेक्ट किया। कमरे में मौजूद सभी लोगों ने इस पल को देखा और देखा कि वीडियो में रणविजय बार से बाहर आ रहा है। वीडियो में एक लाल घेरा था जिससे पता चलता था कि रणविजय मुख्य किरदार था। वह लिफ्ट में गया, कार्रवाई की, 7वीं मंजिल पर आया, अपनी जबरदस्त शक्ति से दर्जनों लोगों को हराया, फिर हॉल नंबर 1 में चला गया और 1 मिनट से भी अधिक समय बाद शांति से निकल गया। 10 मिनट से अधिक समय बाद घायल लोगों को ले जाया गया और फिर टैंग जहान के आदमियों ने स्कॉर्पियन को बाहर निकाला। स्क्रीन से हर कोई देख सकता था कि स्कॉर्पियन का शरीर नूडल्स की तरह नरम था और निश्चित रूप से उन्हें एहसास हुआ कि स्कॉर्पियन गंभीर रूप से घायल हो गया था। इस वीडियो को देखने के बाद मौजूद 1 दर्जन लोगों के चेहरे पूरी तरह बदल गए। ये सच निकला। गंजा आदमी अचानक खड़ा हो गया, हैरान। हे भगवान, यह आदमी बहुत भयानक है। उसके लिए अकेले स्कॉर्पियन और उसके आदमियों को हराना अविश्वसनीय है। उद्धरण चिन्ह। लोग चौंक गए, यहाँ तक कि जिया शानहाओ, जो अपनी डेस्क के पीछे बैठा था, ने भी वीडियो देखने के बाद अपना चेहरा बदल लिया। वह खड़ा हो गया और आगे पीछे घूमने लगा। थोड़ी देर बाद वह रुका, अपने कुछ सबसे अच्छे आदमियों को देखा और कहा, जियाओडोंग, तुम उस आदमी के बारे में क्या सोचते हो? ये सुनने के बाद जियाओडोंग, जो नीचे की तरफ बैठा था, ने अपना सिर हिलाया और धीरे धीरे एक गरिमापूर्ण नजर से कहा, वह मैंने अब तक देखा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। अगर मैं अताई के साथ हाथ भी मिला लूं तो भी हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। उसकी गति और ताकत दोनों ही भयानक हैं। मैं उसका वर्णन करने के लिए 4 शब्दों का उपयोग कर सकता हूं, वह बहुत भयानक है। जिया शानहाओ का चेहरा बदल गया। उसने एक पल के लिए सोचा और जोर से हंस पड़ा। हाँ, बढ़िया, वह जितना शक्तिशाली है, मेरी दिलचस्पी उतनी ही अधिक है। क्या तुम उस व्यक्ति की विशिष्ट पहचान जानते हो? मुझे अभी तक नहीं पता, लेकिन हमें उसका लाइसेंस प्लेट नंबर मिल गया है और मैंने उसे देखने के लिए पहले ही किसी को भेज दिया है। उस आदमी ने सिर हिलाया और जवाब दिया, ठीक है। जिया शानहाओ की आंखें चमक उठीं और उसने मुस्कुराते हुए कहा, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो और उसकी सारी मांगें पूरी करो। उसे न्यू लॉयल्टी ब्रदरहुड में शामिल होने दो। लेकिन बड़े भाई, मुझे डर है कि हम ऐसे सख्त व्यक्ति को नियंत्रित करने में असमर्थ हैं, जियाओडोंग ने थोड़ा भौहें सिकोड़ते हुए कहा। आमतौर पर ताकतवर लोग घमंडी लोग होते हैं। वे दूसरों की सेवा कैसे कर सकते हैं? भले ही हम उसे लाभ के लिए आकर्षित करें, लेकिन वह पूरी तरह से आज्ञाकारी नहीं हो सकता। ये ठीक है। हालांकि जिया शानहाओ ने एक सार्थक मुस्कान दिखाई और कहा, तांग जहान कैसे निष्क्रिय होकर बैठ सकता था जबकि उसके दाहिने हाथ के एक आदमी को पीट कर मार दिया गया था और चांगशेंग नाइट क्लब को तहस नहस कर दिया गया था। उसके तापमान को देखते हुए शायद उसके फेफड़े फटने वाले हैं। उसके जाने से पहले हमें अपने वरिष्ठ को अपने संघ में शामिल करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हमारे दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त है। ठीक है, सिर्फ जिया शानहाओ ही नहीं, बल्कि पूर्वी में येहान और पश्चिमी में डोंग तियानपेंग ने भी अपने अध्ययन और सम्मेलन कक्ष में यही किया।
एक मास्टर सिर्फ संयोग से ही बाहर आया। इसी तरह एक निश्चित विशेष बल का एक मास्टर हर जगह लोकप्रिय होगा। रणविजय का तो कहना ही क्या, जो एक सुपर मास्टर था। उस समय रणविजय की चालों के कारण हांगकांग के दक्षिणी द्वीप में भूमिगत बलों ने फिर से लहरें उठाईं। अध्याय 130 भूमिगत ताकतों की प्रतिक्रियाओं को एक तरफ रख दें। रणविजय ली अन्ना को उसके समुदाय में ले जाने के बाद वह सीधे यूनियन गार्डन लौट आया। वह लिफ्ट कार्ड के साथ अपार्टमेंट में बिना किसी बाधा के पहुंच सकता था। उसने दरवाज़ा खटखटाया और देखा कि वांग हुआन एक गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ दरवाज़ा खोल रहा है। श्री रणविजय वापस आ गए हैं। बोलते हुए उसने रणविजय के लिए पुरुषों की चप्पलें लाकर दी, जो अब डिस्पोजेबल आइटम नहीं थीं। वांग हुआन ने उन्हें बाजार जाते समय खरीदा था। उसने मन ही मन रणविजय को अनन्या का पति भी मान लिया था। हर बार जब रणविजय आता, अनन्या, मिंगमेंग और वह सद्भाव और खुशी के साथ सामने आते और वे वास्तव में एक परिवार की तरह दिखते। जैसे ही मिंगमेंग ने रणविजय को दूसरी मंजिल पर आते देखा, वह उसकी ओर दौड़ी, अपनी छोटी बाहें फैलाए और बचकानी हरकतों से बोली, पापा पापा, आप इतनी देर से क्यों लौटे? अभी तो 11 बजे हैं। रणविजय ने मिंगमेंग को उठाया और हंसते हुए कहा, पिताजी को कुछ काम था। रणविजय बिल्कुल शांत स्वभाव वाले पिता की तरह मुस्कुरा रहे थे और उनकी नज़र जानलेवा नहीं थी। उन्होंने मिंगमेंग को अपनी बाहों में थाम लिया। उसके नाजुक गालों और खुशनुमा मुस्कान को देखकर रणविजय का दिल धीरे धीरे पिघल गया। मिंगमेंग एक खजाना है और मैं अपनी पूरी जिंदगी उसकी रखवाली में बिता दूंगा। इस समय रणविजय ने सोचा कि हान यांग अमर की उपाधि, खजाने और उपलब्धियों को त्यागा जा सकता है। केवल मिंगमेंग, वह हर समय उसकी रखवाली करेगा। यह एक पिता होने का एहसास है। रणविजय ने धीरे से आह भरी। अपने माता पिता को याद करते हुए वह चिंतित और असहाय था, क्योंकि वह नहीं जानता था कि वे कहाँ हैं और कैसे हैं। पापा, चलो माँ को ढूंढते हैं। मैंने पापा, माँ और मिंगमेंग के बारे में एक चित्र बनाया है। छोटी राजकुमारी ने रणविजय की बाहों में अनन्या की ओर इशारा किया। जैसे ही रणविजय आगे बढ़कर बैठ गया, मिंगमेंग रणविजय की बाहों से बाहर निकली, अपनी बाहें फैलाकर ड्राइंग पेपर वापस ले आए और उम्मीद से बोली, पापा, इसे देखो, क्या यह अच्छा लग रहा है? अच्छा, ये वाकई बहुत अच्छा है। मिंगमेंग बेहतर ड्राइंग करती है, रणविजय ने मुस्कुराते हुए कहा। हो। मिंगमेंग ने खुशी से रणविजय की गर्दन पकड़ी और अपने मुलायम होठों से उसके गाल पर चूमा। 11 बजे थे। आधे घंटे से ज्यादा मिंगमेंग के साथ खेलने के बाद अनन्या और रणविजय छोटी राजकुमारी को सुलाने के लिए गुनगुनाने के लिए बेडरूम में आए। क्या तुम्हारा एल्बम कल रिलीज होगा? मिंगमेंग के सो जाने के बाद रणविजय ने धीमी आवाज में पूछा। हाँ, ये कल बिक्री के लिए आएगा। अनन्या ने धीरे से अपना सिर हिलाया। क्या बिक्री के बाद तुम्हारे पास समय होगा? रणविजय ने सहजता से कहा। असंभव, अनन्या ने रणविजय को अपनी खूबसूरत आंखों से गुस्से से घूरते हुए कहा। रिलीज तो बस शुरुआत है, अभी बहुत कुछ करना है और मुझे शो में जाना है। इसके अलावा मुझे शायद यात्रा भी करनी पड़े। संक्षेप में, मेरे पास कोई फुर्सत नहीं होगी। चूंकि यह काम इतना व्यस्त है तो बस इसे छोड़ दो। तुम घर पर अपने गाने रिकॉर्ड कर सकती हो और उन्हें इंटरनेट पर भेज सकती हो, रणविजय ने कहा। उनके विचार से एक गायिका या फिल्म स्टार होने का मतलब यह नहीं है कि उसे इतना व्यस्त रहना है। वस्तुतः अनन्या अपनी लोकप्रियता को बढ़ावा दे सकती है यदि वह कुछ प्रसिद्ध गाने लिखे जिनके गायक अभी तक सामने नहीं आए हैं। ओह सज्जन, यह उतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। ये सुनकर अनन्या ने अपने होठों को मोड़कर मुस्कुरा दिया। कल शुरू होने वाली रिलीज के लिए उसका दबाव भी रणविजय की चिंता के कारण कम हो गया। उसने धीरे से नाक सिकुड़ी और कहा, कुल मिलाकर तुम समझ नहीं पा रहे हो। कभी कभी अपने करियर के शिखर पर रहने वाले सितारों ने बहुत कुछ अनुभव किया होता है और कड़ी मेहनत की होती है। हर किसी को सफलता आसानी से नहीं मिलती। ओह, तो कल मिंगमेंग को वहीं रहने दो। तुम्हारे लिए अपने आने जाने में बहुत समय बिताना असुविधाजनक है, रणविजय ने कहा। मेरे बारे में क्या? अनन्या ने बिना पलक झपकाए रणविजय को देखा और यह कहते ही उसका दिल किसी तरह तेजी से धड़कने लगा। उसे नहीं पता था कि वह क्या जवाब देगा। क्या वह मुझसे अपने प्यार का इजहार करने का अवसर लेगा? अगर वह करता है तो मैं क्या जवाब दूं? अनन्या थोड़ी उलझन में थी, जबकि रणविजय ने सीधे जवाब दिया, अपने आप वापस आ जाओ। ओह, अनन्या हैरान थी, रणविजय को उदास भाव से देख रही थी। तुम रेस्टोरेंट में रह सकते हो क्योंकि वहां पर्याप्त जगह है, रणविजय ने कहा। अनन्या ने रणविजय को घूर कर देखा। थोड़ी देर बाद उसने अपनी आंखें चौड़ी की और गुस्से से कहा, नहीं, मुझे चक्कर लगाना पसंद है। बाहर निकलो, मैं आराम करना चाहता हूँ। रणविजय ने अनन्या को हैरान होकर देखा और बेडरूम से बाहर जाने के लिए मुड़ गया। अनन्या बिस्तर पर बैठी और दुखी होकर बोली, वह एक बेवकूफ़ है। क्या बेवकूफ़ है? उसे दूसरों की परवाह करना नहीं आता। वह वास्तव में एक पुरुषवादी है। बिस्तर पर लेटे हुए और मिंगमेंग को देखते हुए जो गहरी नींद में सो रहा था, लियान मुस्कुराया और धीरे धीरे सो गया। रात भर कुछ नहीं हुआ। अगला दिन 15 तारीख कुछ लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन था। सुबह रणविजय रेस्तरां में वापस आ गया। समय की वजह से उसने नाश्ते में केवल अंडा फ्राइड राइस और नूडल सूप बनाया। कई दिनों तक नूडल सूप खाने के बाद लोगों का इसके प्रति उत्साह धीरे धीरे खत्म हो गया और स्थिति यह हो गई कि नूडल सूप अंडा फ्राइड राइस से पहले बिक गया।
वे एक ही गति से बिक रहे थे। अनन्या ने एक छोटी कटोरी अंडा फ्राइड राइस और एक कटोरी नूडल सूप खाया, जबकि जोहफी ने एक बड़ी कटोरी अंडा फ्राइड राइस और नूडल सूप खाया। फिर वह डकार लेते हुए अनन्या को काम पर ले गई। 9:30 बजे मेहमानों का एक समूह रेस्तरां में आया। 5 सुपरकारें रेस्तरां के पास पहुंची, जिनमें सबसे कीमती $8 मिलियन की शानदार लाल रंग की लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर थी और सबसे सस्ती एक BMW i8 थी जिसकी कीमत लगभग $1 मिलियन थी। कारों से 8 लोग उतरे। लैम्बोर्गिनी से एक नीले बालों वाला और दुबले पतले चेहरे वाला आदमी रेस्तरां के प्रवेश द्वार की ओर ले गया। भाई लियांग, ये वही रेस्तरां है जिसके बारे में मेरे दोस्त बात करते थे। उन्होंने कहा कि इस रेस्तरां में अंडा फ्राइड राइस इतना स्वादिष्ट था कि मानो वे स्वर्ग में चले गए हों। उनमें से एक ने नीले बालों वाले आदमी से कहा। ठीक है, हो लियांग ने सिर हिलाया और शांति से कहा, तो चलो स्वर्ग जाने के एहसास का आनंद लेते हैं। सभी लोग दक्षिणी द्वीप के दूसरी पीढ़ी के सदस्य थे। हालांकि वे सबसे अमीर युवक नहीं थे, लेकिन वे प्रसिद्ध भी थे। उनके परिवारों की संपत्ति ने उन्हें जीवन का आनंद लेने में मदद की। इसके अलावा वे कुछ अधिकारियों और भूमिगत बलों के लोगों के साथ अच्छे संबंध रखते थे। इन युवाओं में हो लियांग का स्थान सबसे ऊंचा था। उनका परिवार एक वित्तीय कंपनी चलाता था और उनके पिता के हांगकांग के कई बड़े लोगों के साथ व्यापारिक संपर्क थे। हालांकि पद पर रहते हुए वे एक ही समय में अहंकारी भी थे। उनमें से 5 पुरुष थे और बाकी महिलाएं थीं। पुरुष सादे दिखते थे जबकि महिलाएं सुंदर थीं, जो जाहिर तौर पर कुछ पुरुषों की गर्लफ्रेंड थीं। जब वे रेस्तरां की ओर बढ़े तो पीले घुंघराले बालों वाली एक लंबी सुंदरी ने साइन बोर्ड को देखा और फिर आश्चर्य से बोली, ओह, ये देखो, अंडा फ्राइड राइस और नूडल सूप की कीमत 300 युआन है। पहले 10 मेंबरशिप कार्ड की कीमत 10 मिलियन है और उसके बाद के कार्ड की कीमत 100 मिलियन है। हे भगवान, कितना महंगा है। एक गिलास दूध की कीमत भी 100 युआन है। हाँ, एक ब्रश कट आदमी मुस्कुराया और बोला, बकवास मत करो। उच्च कीमत के बिना हम इस रेस्तरां में नहीं आते। चलो अंदर जाकर देखते हैं। अगर खाना स्वादिष्ट नहीं है तो मैं इसकी उच्च कीमत के लिए रेस्तरां को बंद कर सकता हूँ। हो लियांग ने फुसफुसाया और अंदर ले गया। रेस्तरां में प्रवेश करते हुए उन्हें पहली मंजिल पर लॉबी में कोई नहीं मिला। क्या कोई है? बॉस, वे क्या कर रहे हैं? वे कुछ बार चिल्लाए, लेकिन स्टीरियो में बज रहे धीमे संगीत के अलावा किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। वे इस तरह का रेस्टोरेंट कैसे चला सकते हैं? ब्रश कट वाले आदमी ने अपनी भौहें उठाईं और असंतुष्ट स्वर में कहा, कौन जानता है, रेस्टोरेंट में एक भी व्यक्ति नहीं है। घुंघराले बालों वाली महिला ने अपने होठों को सिकुड़ते हुए कहा, मुझे डर है कि हम किसी जॉइंट पर आ गए हैं। नमस्ते, ब्रश कट वाले आदमी ने टेबल पर ताली बजाई और चिल्लाया, क्या सब मर गए हैं? क्या यहाँ कोई है? इस रेस्टोरेंट का मालिक वाकई दिलचस्प है। मुझे तो एक भी व्यक्ति नहीं दिख रहा। क्या बकवास है? एक और लंबे बालों वाला आदमी व्यंग्यात्मक लहजे में बोला। आमतौर पर रेस्तरां के सेवाकर्मी निर्बाध थे, खासकर हांगकांग जैसे तेज तर्रार शहर में जहां सेवा सर्वोपरि थी। ये पहली बार था जब वे मेहमान के रूप में इंतजार कर रहे थे। घमंडी लोग बिना कुछ समझे इंतजार कैसे कर सकते थे? खाना कितना भी स्वादिष्ट क्यों न हो, वे पहले से ही रेस्तरां से बहुत असंतुष्ट थे। लानत है, मालिक इतनी खराब सेवा के साथ इस रेस्तरां को कैसे चला सकता है? चलो किसी को इसकी जांच करने के लिए भेजते हैं। फिर ब्रश कट आदमी व्यंग्यात्मक लहजे में बोला। उसका नाम सोंगयांग था, जो दूसरी पीढ़ी का अमीर था, जिसका चाचा आधिकारिक विभागीय स्तर पर कैडर था और खाद्य और पेय पर्यवेक्षण का प्रभारी था। इसलिए खाद्य और पेय क्षेत्र में उसका बहुत प्रभाव था। हो लियांग के अलावा वह सर्वोच्च पद पर था। मुझे लगता है कि इसकी जांच होनी चाहिए। कीमत में कुछ समस्या है। ये सही है, रेस्तरां में कोई वेटर नहीं है और महंगे सदस्यता कार्ड बेचता है। यह एक बड़ी समस्या है। बिल्कुल, मैंने ऐसा रेस्तरां पहली बार देखा है। अगर खाना मुझे संतुष्ट नहीं कर सकता तो हमें उनके साथ दोस्ताना व्यवहार करने की जरूरत नहीं है। हो लियांग ने थोड़ा भौहें सिकोड़ते हुए कहा। उसे दूसरों का इंतजार करना सबसे ज्यादा नापसंद था। हर बार चाहे वह किसी का भी इंतजार कर रहा हो, वह जितना ज्यादा इंतजार करता उतना ही हिंसक होता। अगर उसका मूड खराब होता तो वह उन लोगों को अच्छा महसूस नहीं होने देता जिनका वह इंतजार कर रहा होता। यह मत पूछिए कि क्यों, चूंकि वह अपने शकल में सबसे ऊंचे पद पर था, इसलिए वह वाकई बदमिजाज था। हालांकि हांगकांग में उससे ज्यादा शक्तिशाली बहुत से लोग थे, लेकिन वह आमतौर पर उन लोगों के साथ खेलता था जिनकी हैसियत उससे कम थी। एक मनमाना एहसास उसे सहज बनाता था। तुम किस बात पर चिल्ला रहे हो? अचानक सीढ़ियों के कोने से एक हल्की सी आवाज आई। इन लोगों की निगाहों के नीचे रणविजय तौलिया से अपनी हथेली पोंछते हुए पहली मंजिल पर चला गया और भीड़ को बेपरवाही से देखता रहा। उसने थोड़ा भौहें सिकोड़ी और कहा, बोर्ड दरवाजे के ठीक सामने है। क्या तुम अंदर आते समय इसे नहीं देखोगे? रणविजय की बातों ने पहले तो उन्हें चौंकाया और फिर उनके गुस्से को भड़का दिया। उन्होंने बहुत देर तक इंतजार किया था। हालांकि उस आदमी ने उनसे माफी नहीं मांगी, बल्कि भौहें सिकोड़ी और बहुत ही बेस्वाद और घिनौने लहजे में बोला, वह इतना घमंडी क्यों था? नियम मर चुके हैं, लेकिन लोग जिंदा हैं। उपभोक्ता के तौर पर हम, हो लियांग ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। उसकी बात पूरी होने से पहले रणविजय ने उसे ठंडे अंदाज में देखा और बीच में ही टोक दिया, तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो।